करीमों के साथ बिल्डिंग है 249 बिल्डिंग के बाहर जो है ना वो साड़ियाँ लगा से के ऊपर कुछ ना कुछ अधीना My apologies. Beyond my actually ये जो ट्रक्स की वो थी स्ट्राइक वो ओपन हुई है और करो सर वो कहना में 7 मिनट लगेंगे आप ही बैठिए मुझे चलानी पड़ेगी वरना कौन चला वो स्टॉक वाले होते लेकिन आप ही चलाएं पे तो Good afternoon to all the shareholders, stakeholders, जो लोग analysts जो Zoom पे हैं and my apologies for delay. It was beyond my control. I got stuck in the traffic, but मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कोशिश की कि इतना जल्दी पहुँच सकूँ. तो मैं कोशिश करूँगा कि प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड ना करें and then Q&A पे हम ज़्यादा टाइम लगा दें. ठीक है. Especially the people in person जो present हैं और the people who are on Zoom. Is that? Yeah. Okay. So the whole presentation is actually divided as जिसमें आप लोग पहले attend करते रहे हैं. Company overview, financial information, strategic operation development जो है subsidiaries, information, then you like to session. Very briefly, Swiss Southern has a long history since 1954. Just years after the Pakistan established, a transmission company established, and then there were 2 companies, Indus and Karachi. Ultimately, 1988 they got merged, and Swiss Gas was formed. We have 200% wholly owned subsidiary companies. One is SSGC LPG Limited, and another one is the SSGC Alternate Energy Private Limited. A state-owned enterprise, majority shareholding with the federal government, 53% direct shareholding है और indirect shareholding जो है to institutions 20% है and general public के पास 27% share. Being a public sector utility company, downstream vision is to become a model utility, providing quality service, maintaining high level ethical and professional standards. Use of sources. Mission is to meet the energy requirement of customers through reliable, environment friendly, and sustainable supply of gas. Conducting business professionally, effectively, ethically, and with responsibility to all our stakeholders, community, and the nation. Core values जो हैं हमारी teamwork, integrity, transparency, excellence, creativity, responsibility to stakeholders. एक कवर स्टोरी हमने डेवलप की है ताकि आपको एक स्नैपशॉट मिल जाए पूरी इस साल का मतलब जो चैलेंजेस हमारे हैं आप लोग फॉलो करते हैं तो कंपनी के जो
डाउन स्ट्रीम पे चैलेंजेस हैं, अपनी जगह हैं। देयर इज अ बिजनेस सप्लाईज में और बलूचिस्तान के जो इश्यूज हैं, उसके अलावा हमारे साथ एक और बिग चैलेंज ये हुआ कि हमारा जो एक बड़ा कस्टमर है कैप्टिव, जो कि बल्क कस्टमर है और सबसे ज्यादा हाई प्राइस कस्टमर है, उसने क्योंकि उसकी टैरिफ भी बड़ा है 3500 पर MMBTU प्लस ऑफ ग्रिड लेवी की पोजीशन भी हुई है, तो उसकी वजह से तकरीबन उसका वॉल्यूम आधा हो गया। हम उसको 180 MMCFD बेचते थे, अब हम ऑलमोस्ट 100 पे आ गए हैं। तो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज जो पूरे ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर को हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारा वो बल्क कस्टमर था तो हमें बहुत बड़ा उसका शॉक लगा। हमने कोशिश की कि उस वॉल्यूम को हम रीडायरेक्ट करें टुवर्ड्स के इलेक्ट्रिक, लेकिन वहां भी के इलेक्ट्रिक के पास भी जो है नेशनल ग्रिड से इतनी पावर आ रही है कि वहाँ भी हम लेकिन स्टिल वी आर ट्राइंग बेस्ट कि हम उसको वहाँ पे के इलेक्ट्रिक की तरफ डाइवर्ट कर सकें। तो चूंकि डोमेस्टिक में जब डाइवर्जन होती है तो डोमेस्टिक में लॉसेज हैं, रिकवरी के इश्यूज हैं, तो फाइनेंशियली अपने इम्पैक्ट्स होते हैं। इसकी बात करें सर, कैप्को नहीं, के इलेक्ट्रिक की बात नहीं, कैप्टिव पावर प्लांट्स जो देखिए इंडस्ट्री के अपने कैप्टिव पावर प्लांट जी जी वो हमारे सबसे अच्छे कस्टमर थे, वो सबसे महंगे भी कस्टमर थे। उनका रेट 3500 पर MMBTU था, इंडस्ट्री का 2300 है, फर्टिलाइजर का 1575 है, पावर का जो 1300 है। तो कैप्टिव की जो है क्योंकि उसके ऊपर लेवी लग गई है, वो जो ऑफ ग्रिड लेवी की इम्पोज हुई है, उसकी वजह से कैप्टिव का वॉल्यूम आधे पे आ गया है, जिसकी वजह से हमें बड़ा बड़ा चैलेंज आ गया है। और कंपनीज को, स्वीट सदर्न को भी, स्वीट नॉर्दर्न को भी। हमारे केस में बड़ा चैलेंज ये कि हम उसको इंडिजिनस सप्लाई जो है वो ज्यादा कर रहे थे, जबकि स्वीट नॉर्दर्न जो है वो RNG की सप्लाई कर रहा था। कब से आई है बताइए? ये जनवरी से जनवरी 25 से। देखिए ये अब ये IMF का एक सर्विस की हमें है गैस पावर सेक्टर को चाहिए ताकि पावर सस्ती हो। तो आप कैप्टिव को जब गैस दे रहे हैं तो बिजनेस, लेकिन अल्टीमेटली IMF ने अपना प्लान चेंज और कनेक्शन ऑफ ग्रिड लेवी लगा दी है, स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च से शुरू हुई है। और लेवी की वैल्यू जो है तकरीबन ऑन एन एवरेज 500 रुपए है, तो 3500 पहले 500 लग गया, तो ये 3300 में तो आपको RLNG मिल रही है $12 में। So that's the point actually, it has become very expensive for them. इस बार जो challenges हमने जो है 10 साल में हाई प्रॉफिट जो है वो डिक्लेयर किया है, ठीक है। और unless this achievement reflects the company's strategic focus, the long-term sustainable initiatives that improve the operation and financial efficiency while adhering to the governance. देखिए स्टेट और एंटरप्राइज हैं तो हमारे अपनी लिमिटेशंस हैं, हम प्राइवेट सेक्टर की तरह ऑपरेट नहीं कर सकते। चैलेंजेस अलहमदुलिल्लाह, और जिस तरह आप लोगों ने देखा 24-25 में हमने टोकन ही सही, लेकिन हमने डिविडेंड भी 12 साल के बाद इशू किया। तो इंशाल्लाह कितना बड़ा दिया? 8 आना दिया सर, ये तो मैंने कहा टोकन फकीर भी नहीं ले। मेरे ख्याल से 25 साल के अंदर कितने साल के बाद डिविडेंड दिया? 12 साल 15 साल के बाद 50% दिया आपने। ये सोचते 50% क्या होता है? स्टार्ट किया ना भाई। सर आप अपने इसमें तो नहीं देखते ना, आप उठाते हैं कंपनियों से। नहीं अभी बताते हैं आपको सब सर आप पहले लेट हो गया यार, लेट हो गए। 8 आना तो वैसे नहीं बनता है। ये- क्वेश्चन आता है ना जब करना भी नहीं लेता। अभी मैं चले आगे। कंपनीज के जो यूएसटी है जो हमारा सबसे मेजर एलिमेंट है। देखिए आपको हमारी टैरिफ रिजीम समझनी पड़ेगी। इसी तरह आप अगर कमेंट करेंगे जी एक्सपेंसेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ द टैरिफ रिजीम ऑफ बोथ स्वी कंपनीज वर्क, ठीक है। तो हमारी जो टैरिफ रिजीम है, गारंटी रिटर्न हमें मिलता है एसेट्स पे, ठीक है। एक्सपेंसेस तो हमें हो जाता है। इशू ये कि एफिशिएंसी सारी आती है यूएफटी से और बलूचिस्तान की गैस सप्लाई, मेरा पब्लिक सेक्टर और एसओई है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो इस साल हमने कोशिश की और यूएफजी को कंट्रोल करने की। देखें 2018-19 से 77 BCF की यूएफजी होती थी, जो हम 34.7 पे ले आए हैं। अभी भी ओगरा के साथ हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज आए हैं और इफेक्टिवली हमारी जो यूएफजी है, तो क्योंकि देखें आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने वेल विद इन द डेडलाइन ऑफ द कंपनी दैट हमने 27 नवंबर को एजीएम कर दी थी, 120 दिन जिस दिन पूरे हो रहे थे। कोई डिलेज नहीं, मतलब वक्त पे किया है, वरना अगर हम ओगरा से शायद और उसको कॉन्टेस्ट करते तो हमें वो नंबर भी मिल जाते। आज भी हम ओगरा के साथ इस पे बात कर रहे हैं, प्लस जो अदर लीगल फोरम्स हैं उनको भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इफेक्टिव हमारी यूएफजी जो है दैट इज 29 BCF एंड 10.09, हालांकि हमारे अकाउंट्स में जो है वो 34 BCF है एंड 12.09% है। तो 2% इज अ ह्यूज नंबर। 2% का मतलब ऑलमोस्ट 6 अरब रुपए होता है, तो बिल्कुल 3 BCF का एक यूएफजी होता है। तो
ये सारी जो इसके पीछे पूरा एक एक एफर्ट है, एक पूरी प्लानिंग है एंड हमने सिस्टम्स कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन किया है, प्रेशर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ऑटोमेशन पे काम किया है, नेटवर्क की रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं और डाटा ड्रिवन ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्रॉब्लम हमारा सबसे बड़ा जो है वो बलूचिस्तान है। ठीक है, तो यूएफटी का प्रॉब्लम ये कि सिर्फ 10% बिजनेस वॉल्यूम है, लेकिन 35% यूएफटी है वो बलूचिस्तान से आ रही होती है, जो कि रीजन ये है कि हम फेडरल गवर्नमेंट के सोशल इकोनॉमिक एजेंडा को सर्व करते हैं। वी आर स्टेट ऑफ एंटरप्राइज। इसके अलावा एसएलजीसी ऑप्टिमाइज्ड लिमिटेड गैस सप्लाई मॉडर्नाइज्ड 2500 किलोमीटर पाइपलाइन। हमारा एनुअल प्लान है रिहेबिलिटेट करने का पाइपलाइंस को 2500 किलोमीटर पर ईयर, ताकि हम सर्विसेज इंप्रूव कर सकें, प्रेशर स्टेबलाइज कर सकें और यूएफजी को सिंगल डिजिट में ला सकें। इस साल अगली स्लाइड में भी आप देखेंगे हमने 37 बिलियन रुपीस की कैपिटलाइजेशन की, विच इज रिकॉर्ड कैपिटलाइजेशन इन 1 ईयर। डिस्पाइट हमारे कैश फ्लो के इश्यूज हैं, डिस्पाइट हमें बहुत प्रेशर है कि हमने ईएनपी कंपनीज को वक्त पे पेमेंट करनी, सर्कुलर डेट भी जो है उसको भी एक जगह जाके जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, अब उसमें फर्दर एक्यूमुलेशन नहीं हो रही। उन सब चैलेंजेस के बावजूद जो है हमने 37 बिलियन की कैपिटलाइजेशन। देखिए हमारा मिस्टर मैंने कहा आप यू हैव टू अंडरस्टैंड द टैरिफ रिजीम। हमारी मेन फोकस और एसएलजीसी मेन फोकस है कि हम जितनी मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन करेंगे हमारा रिटर्न ऑन एसेट बढ़ेगा, वहीं से हमारा प्रॉफिट ड्राइव होगा। ठीक है, so together we say we are a power in progress, advancing national development, energy security, reliable service to million across our franchise area. Looking at our vision is to clear to combine excellence with innovation, resilience with the responsibility and progress with purpose as we continue driving Pakistan towards a secure and sustainable energy future. SLGC is a very key player for the overall energy sector. So हमारी पूरी कोशिश है। Next. आप सबको मालूम है, जस्ट वेरी क्विक ओवरव्यू। ओके, एसएलजीसी एक ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ नेचुरल गैस बिजनेस में है। इसके अलावा जो है हम पाइपलाइन की कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, हमारा अपना कंस्ट्रक्शन डिवीजन है। क्या हुआ एलएनजी की रिगैसिफिकेशन को भी एसएसडीसी का एग्रीमेंट है एंग्रो टर्मिनल के साथ। नॉन कोर बिजनेस में एलपीजी एनजीएल कंडेंसेट है, हमारा गैस मैन्युफैक्चरिंग मीटर प्लांट है, 2 सब्सिडरी जिस तरह मैंने पहले बताया। वी सर्व 3.2 मिलियन कस्टमर्स, एनुअली हम 249 बीसीएफ गैस को हैंडल करते हैं। फ्रेंचाइज एरिया is in Balochistan. We have assets of 922 billion, almost 1 trillion assets, and we have permanent employees of 6,500. 70 साल एक्सपीरियंस है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 50,000 प्लस किलोमीटर और जो हमारा ट्रांसमिशन नेटवर्क है तकरीबन 4,500 4,600 किलोमीटर। नेक्स्ट, ये सेक्टर वाइज आप कस्टमर्स सेल देखें तो 50% गोज टू डोमेस्टिक और 50% जो है गोज टू अदर देन डोमेस्टिक, जिसको हमने इंडस्ट्रियल में कैटेगराइज कर दिया है। अब इशू यही है कि आप अगर यहाँ पे 50% जो मेरा वॉल्यूम है जो डोमेस्टिक में जाता है उसको प्रॉफिटेबली मेंटेन करना मेरे लिए बिग चैलेंज। समय का तकरीबन 55,000 का हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, 55,000 किलोमीटर का डिस्ट्रीब्यूशन डोमेस्टिक इज द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि हमें अल्टीमेटली जो प्रायोरिटी सेक्टर वाइज प्रायोरिटी जो है वो हमें ईसीसी या फेडरल गवर्नमेंट ने दी हुई है, उसी को हमने मैनेज करना हो। नेक्स्ट, just very briefly, we are a leading integrated public limited company, majority shareholding with the government of Pakistan. So मैंने पहले बताया 4,600 ट्रांसमिशन डाया पाइपलाइन है जो 42 इंच डाया तक जाता है, which is the largest gas sector diet pipeline. 50,000 kilometer distribution pipeline since working in Sindh and Balochistan since 1954. Company procure gas from onshore fields से। इसके अलावा there are 2 LNG regasification terminals हैं पोर्ट कासिम पे, जिनसे हमें एलएनजी मिलती है और एलएनजी हम ये ट्रांसफर करते हैं टुवर्ड्स स्वीट नॉर्दर्न। इंस्टॉल कैपेसिटी जो है वो 2.4 बीसीएफपी की है हमारे पास और 3.2 मिलियन कस्टमर्स को हम सर्व करते हैं जो लोकेटेड हैं तकरीबन 4,000 सिटीज टाउन एंड विलेजेस में। एज वेल एज पाकिस्तान नॉर्दर्न गैस यूटिलिटी कंपनी को भी हम ट्रांसमिट करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिखाया है, लेकिन अगर मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूं तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इट वाज 7 बिलियन रुपीस। तो लास्ट ईयर जो 9 बिलियन, इस साल 7 बिलियन से मैंने कहा कि 2 बीसीएफ का 2% यूएफजी का जो डेल्टा है तकरीबन 6 लाख रुपए वो बनता है। अगर वो हमें मिल जाता तो वी कुड हैव बीन मच बेटर पोजीशन देन दिस ईयर। इशू हमारा मिनिमम टैक्स का है क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है आप देखें 435 अरब का वॉल्यूम है,
तो आप इस पे लगा दें 0.75%, तो टर्नओवर टैक्स इज अ ह्यूज अमाउंट। जो इस साल हमारा टर्नओवर टैक्स था प्लस 4.4 बिलियन रुपीस। तो इशू सारा ये है कि अब ऑन द फेस ऑफ इट तो आपको डिक्लाइन नजर आ रहा है, but still with all the challenges we were able to close with the profit of 2.7 billion rupees. लेकिन जैसे मैंने कहा ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स में देखूं तो इट वाज 70977 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। अर्निंग पर शेयर में भी डिक्लाइन आया है। टर्नओवर देखें, टैरिफ रिजीम की जो मैं बात कर रहा था कि वो कि मेरा जो टर्नओवर है इट इज ऑलमोस्ट देयर, इट्स हार्डली 7% डिक्लाइन हुआ है। उसकी वजह मैंने आपको बताई कि रूपी टर्म्स में अगर मेरा कैप्टिव कस्टमर सिस्टम से निकल गया है तो डेफिनेटली इट डज इम्पैक्ट। यूएफजी यहाँ पे हमने 12.07 दिखाई है, लेकिन इफेक्टिव हम 10.07 पे हैं। तो बिकॉज दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज, उसको सिंगल डिजिट में लाना ही हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। जो मैंने कैपिटलाइजेशन की बात की, 37 बिलियन की कैपिटलाइजेशन हमने की इस साल में कंपेयर टू 24 बिलियन। तो आप देख लें कि तकरीबन 13 अरब ज्यादा कैपिटलाइजेशन की है while maintaining our cash flows of the organization. कंसोलिडेशन में हमारे पास हमारी जो एसएलएल कंपनी है उसका भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1.4 बिलियन का था, लेकिन छोटी सी कंपनी है जिसका टोटल पेड अप कैपिटल 1 बिलियन का है, और फॉर द ईयर बिफोर टैक्स का प्रॉफिट जो था इट वाज 1.4 बिलियन। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आर 3.4 बिलियन एंड अर्निंग पर शेयर कंसोलिडेटेड जो है वो 3.91। शेयर प्राइस आपके सामने है यहाँ, वो कि हमने सिर्फ अगस्त से डाटा लिया है, लेकिन अगर मैं सितंबर 24 से देखूं तो इट वाज 9 रुपीज शेयर, और ये ड्यूरिंग द ईयर जो है इट वेंट अप टू 52 रुपीज तक गया था, और अभी भी इट इज ट्रेडिंग अराउंड 45 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो देयर इज अ वॉल्यूम, और आप सब जाहिर से मच अवेयर हैं, लेकिन हिस्टोरिकली जिस जहाँ पे हम खड़े हुए थे वहां से हम जो है ऑलमोस्ट जो है 5 के मल्टीपल पे आ गए। सर्कुलर डेट पे काफी डेवलपमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट काम कर रही है, आईएमएफ फॉलो कर रहा है, मिनिस्ट्री ने कंसल्टेंट भी इस पे एंगेज किया हुआ है, केपीएमजी जो है दे हैव डेवलप्ड डेट सर्कुलर मैनेजमेंट प्लान, और केपीएमजी ने डिटेल्ड स्टडी दोनों से कंपनीज के लिए, और उनकी रिकमेंडेशंस भी जो है मिनिस्ट्री पेट्रोलियम को भी गई हैं, अल्टीमेटली टू आईएमएफ आल्सो। अब देखें ओवरऑल जो गवर्नेंस है वो बहुत इंप्रूव हुई है। अब वक्त पे डिटर्मिनेशंस हो रही हैं, वक्त पे प्राइस इंक्रीज करनी है नहीं करनी उसका फैसला भी वक्त पे हो रहा है। ऑर्डिनेंस में जो डेडलाइंस हैं द मिनिस्ट्री एंड द फेडरल गवर्नमेंट इज फॉलोइंग। मैंने कहा कि ईजीएम हमने एजीएम भी वक्त पे कर ली, अकाउंट्स वक्त पे बन गए, ओगरा ने डिटर्मिनेशन वक्त पे दी, सो एवरीथिंग हैज बीन डिसिप्लिन इस पूरे पिछले 1.5 साल में। नाउ एटलीस्ट हम बिल्कुल करंट है इस वक्त। सितंबर के अकाउंट्स जो है उसकी वो हम मंडे को अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह। मतलब हम अभी तक एनुअल अकाउंट्स हमने वक्त पे कर लिए थे, तो थिंग्स आर क्वाइट स्ट्रीमलाइन। बहुत सारी कंपनीज आर पेइंग मंथली गैस बिल टू ईएनपी कंपनीज, बल्कि बाज केसेस में तो हमने काफी बड़ा जो बैकलॉग है उसको भी हमने जो है एड्रेस किया है। लेकिन इस वक्त हम करंट जितनी भी गैस खरीद रहे हैं उसके वक्त पे पेमेंट कर। कंज्यूमर प्राइस नोटिफिकेशन ऑन टाइम इशू हो रही हैं, और उसकी वजह से जो गैस डेवलपमेंट जो हमारे जीडीएस है बैलेंस शीट में या जो सर्कुलर डेट है वो भी एक जगह आके रुक गया है। सेल्स टैक्स इनकम टैक्स रिफंड स्टार्टेड प्रोसेसिंग मच फास्टर पेस, thereby improving the liquidity position of the company। आप लोगों को पता है एफपीआर से रिफंड्स लेना इज नॉट इजी, लेकिन आप चूंकि ओवरऑल गवर्नेंस बेहतर हो रही है, हमारे पास जो बैलेंस शीट आप देखें 100 अरब के मेरे पास टैक्स रिफंड है, 80 अरब सेल्स टैक्स है और 20-25 अरब जो है इनकम टैक्स रिफंड है। बट वहां पे भी देयर इज स्लो प्रोग्रेस, बट देयर इज सम प्रोग्रेस। नेक्स्ट फ्यूचर आउटलुक हमने कोशिश की इसको एक कैप्चर करने की कि न्यू कनेक्शन आप लोगों को पता है डोमेस्टिक अच्छी बात यह है कि आरएलएनजी चूंकि हमारे पर्सपेक्टिव से अच्छी बात यह है कि आरएलएनजी का मतलब यह है कि उसमें यूएफजी जो है वो भी पार्ट ऑफ द प्राइसिंग है, इसमें आरएलएनजी में बेंचमार्किंग नहीं होती। तो हमें जो एक डर होता है कि डोमेस्टिक कनेक्शन में जो लॉसेज होते हैं तो आरएलएनजी कनेक्शन पे लॉसेज नहीं होंगे। हमारा प्लान है कि हम इस साल में बाय जून 26 हम 50,000 गैस कनेक्शन जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, जब पिछले 4 साल से दिसंबर 21 से देयर वाज अ बैन तो टीम के ऑपरेशन में भी ज्वाइन कर लिया। ही वाज आल्सो स्टक इन द ट्रैफिक। पूरा ले आ रही हूं क्या? हां पूरा ले आ रही हूं। अच्छा नहीं, मैं तो कल रोड पे इधर बैठ गया। आई टुक दैट चांस। अस्सलाम
अभी टेक्निकल डाटा से आया नहीं है, अच्छा है, I will give you the stage when it will come. So new connections का प्लान है 50,000 साल में लगेंगे, लेकिन आप देखें 4 साल से there was a ban on the new connection, तो लोग LPG यूज कर रहे थे, but this LNG is still 30% cheaper than the LPG price. पाइपलाइन गैस आपके पास अवेलेबल होगी, अगर आपको लगता है महंगी है तो आप इसका इस्तेमाल अकॉर्डिंगली। ज्यादा सर जो पैसे हैं उनके इतने मीटर के पैसे जो चार्जेस है वो ज्यादा नहीं आखिरी में बात करते हैं ना क्वेश्चन आंसर, आते हैं आपको जवाब देंगे, भूल जाऊंगा आप बोल देंगे ना, चले वो हमारा गुड लक, मैं याद दिला दूंगा मैं याद दिला दूंगा आगे तो मैं आखिरी में बात कर लूंगा। ओके। सो दूसरा जो है, जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स हैं टू बूस्ट दी प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे मैंने बताया कि हम 2500 किलोमीटर एरिया जो है वो रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, और अब इस साल का भी हमारा प्लान है कि हम 28 बिलियन रिहेबिलिटेशन का इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा ट्रांसमिशन का 10 बिलियन का प्रोजेक्ट है। तो ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, दे विल अल्टीमेटली स्ट्रेंथन द गैस नेटवर्क, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज करेंगे और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। एक और हमारा लॉन्ग पेंडिंग इशू था जामशोर जॉइंट वेंचर लिमिटेड, जो कि हमारा एक गैस सप्लाईज के थ्रू जिसमें एलपीजी एक्सट्रैक्शन होती है, और इसे नॉन ऑपरेटिंग क्योंकि नॉन रेगुलेटेड सेगमेंट है, तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि इस साल हमें 2 बिलियन की ओवरऑल वहां से प्रॉफिट होगा, जिसमें से एज पर दी ओवरऑल टैरिफ 1 बिलियन विल गो टू द बॉटम लाइन। अल्टीमेटली हमारी बॉटम लाइन 1 बिलियन से स्ट्रेंथन होगी इंशाल्लाह ड्यूरिंग 25-26। सर मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि कैप्टिव के निकलने से जो गैस अवेलेबल हुई है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि उसको चैनलाइज करें टुवर्ड्स द बल्क कस्टमर रादर देन कि उसको डोमेस्टिक में डाइवर्ट करें। तो के इलेक्ट्रिक के साथ भी हम बात कर रहे हैं, और एक और प्रोजेक्ट है जो पहले उसका नाम क्वालिटी स्टील होता था, अब वो एक नए इन्वेस्टर के साथ नेशनल स्टील कॉम्प्लेक्स के नाम से है, उसकी रिक्वायरमेंट 45 MMCFD है। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग विद देम, हमें उम्मीद है कि बाय जुलाई 26 और मे बी बाय जून इंशाल्लाह ये हमारे सिस्टम में आ जाएगा। सर्कुलर डेट पे मैंने पहले बात की, a lot of work is being done under the umbrella of IMF, ministry, federal government, and the consultant has been hired to this to constantly contract. Thanks. So anyway, this operational development, Saeed is here. Saeed is our DMD operation. So I will hand over to Saeed to explain the Tomari accomplishments and the hard work we have done during the year in the words for plan forward. फंडामेंटली जो तवज्जो है इस वक्त रिहेबिलिटेशन के ऊपर है, और दो उससे फायदे निकलते हैं हमारे। एक तो जो लीकेजेस के जरिए यूएफजी है वो सबसाइड होती है, सेकेंडली जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला है दैट आल्सो बीइंग सब्सटेंशिएटेड बाय दिस एंडेवर। 2500 किलोमीटर हमने जो है वो स्टार्ट किया था फ्रॉम लास्ट ईयर। इस साल में इंशाल्लाह ताला जो है 25-26 में हमने कंप्लीट किया और कर लेंगे इंशाल्लाह, और 26-27 में भी इंशाल्लाह ताला सिमिलर जो किलोमीटर्स हैं वो अचीव करेंगे। इनिशियल ड्राइव ये थी कि जितना भी 20 साल से पुराना नेटवर्क है कराची के अंदर वो सारा रिप्लेस कर दिया जाए, ताकि जो भी गैस मिलने में जो लोगों को डिफिकल्टीज हैं, लो प्रेशर की शिकायत है स्पेशली टेल एंड में, चाहे वो लियारी हो, चाहे वो खारादर के एरियाज हो, चाहे डिफेंस क्लिफ्टन के एरियाज, जो भी हमारे नेटवर्क के रिटेल एंड एरियाज हैं वहाँ पे हम गैस सफिशिएंट प्रेशर के साथ और सफिशिएंट वॉल्यूम के साथ पहुंचा सके। इस साल जो हम एक और टेल एंड हिट कर रहे हैं वो औरंगी टाउन का इलाका है। इसके अलावा जितने भी हमारे जो टेल एंड के एरियाज थे, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत जिस तरह से गैस की मिकदार कम होती जा रही है मुल्क के अंदर, जिस शार्प डिप्लीशन का सामना है, उसके हिसाब से डोमेस्टिक कस्टमर्स को इतनी डिफिकल्टीज नहीं आ रही, और बेसिकली जो बुनियादी जो उसका रीजन है और बुनियादी जो एफर्ट्स हैं वो रिहेबिलिटेशन जो ओवर साइज पाइपलाइन डाले जा रहे हैं अक्रॉस द सिटी, और जिसमें थोड़ी बहुत माजरत भी मैं चाहूंगा जो शहरियों को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आई है इन बिटवीन, बहुत सारी मतलब अब डेवलपमेंट के काम जहाँ पे होते हैं, रोड कटिंग के बाद फिर इसके बाद तो पूछा ही नहीं। रोड कटिंग के जहाँ तक जो ये भी अच्छा कि आपने रेज कर दिया, जो रोड कटिंग है हम बगैर एनओसी लिए हुए किसी भी इलाके में काम नहीं करते, और एनओसी की जो है एक प्रिस्क्राइब फीस होती है जो हम केएमसी को, केएमसी को, केडीए को, जो भी अथॉरिटीज हैं वहाँ पे उनको पे करते हैं, और उसके बाद हम काम अपना स्टार्ट करते हैं। सपोजिटली होना ये चाहिए कि जिस वक्त हम वो काम खत्म कर लें
और जो फीस हमने जिस भी एजेंसी को दी है उसकी जिम्मेदारी है कि उसको रोड कंस्ट्रक्शन का काम करे। तो वो रोड कटिंग नहीं होती है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। वो होता है, वो एक मिनट, वो हम पे करते हैं रोड रिस्टोरेशन चार्जेस, नॉट रोड कटिंग चार्ज। सो RRC, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द रेलेवेंट टाउन्स कि जो पैसे वो लेते हैं कि उसको रिस्टोर करें, जैसे हमारा काम कर, सॉफ्ट पैडिंग हम कर देते हैं, उसको हार्ड सॉफ्ट करना उनका काम। अच्छा, इसमें एक और भी चीज है कि अक्सर इलाकों से शिकायत आती है कि हम एक मिट्टी का ढेर छोड़ के चले जाते हैं। अगर वो ढेर हम ना छोड़ के जाए और मिट्टी का वो ढेर उठा भी लें तो उससे सिचुएशन ये होती है कि जमीन जल्दी बैठ जाती है। तो थोड़ा बहुत जो गुंजाइश थोड़े अरसे के लिए देने के लिए, जैसे अमीन साहब ने कहा सॉफ्ट पैडिंग, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो मिट्टी खुद बहुत सेटल डाउन होती जाती है और उसके ऊपर जो रोड बनती है वो ज्यादा पुख्ता और ज्यादा कारआमद हो। नेक्स्ट स्लाइड। ये थोड़े से ग्लिम्सेस हैं। मैं अगेन मालूम चाहूंगा कि जो जो तकलीफ हो रही है शहरियों को इस सारे सिलसिले में, लेकिन इससे जहां जहां पे भी हम रिहेबिलिटेशन करते गए हैं वहां पे जो है गैस की बरामदी ज्यादा बेहतर तरीके से, मौसर तरीके से अब हो रही है। इसके साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मुश्किलात हैं उनको कम से कम रखा जाए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट जो है वो मेजर दिए जा रहे हैं ताकि कम से कम हो। ये यूएटी का थोड़ा सा एक ओवरव्यू है ओवर पास्ट ईयर्स। हमने अल्लाह का शुक्र है बैक इन 2017-18 जो ग्राफ इससे मिसिंग है वहां से लेके और 2024-25 तक जो है हम तकरीबन कुछ 47 BCF कम कर चुके हैं। ये असल में यहाँ पे जो है फिगर 29 का अगर मैं लूँ और 72 की जगह पे 77 जो पिछला साल है तकरीबन 47 BCF हमने रिडक्शन की है कम टोटल। और इसमें जो फिगर है मैं थोड़ा देर से आया, आई डोंट नो अमीन साहब ने इसको एक्सप्लेन किया होगा आप लोगों को कि इस वक्त जो है जो ओवरऑल डिटरमिनेंट हमारा जो परसेंटेज ऑफ यूएफजी है वो 12% है और जबकि हमारे हिसाब से 10% है। इसको हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं 4 BCF को जो डिसअलाउ किया है ओवरऑल ने, और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारे ग्राउंड हैं वो बहुत लेजिटिमेट है और बहुत स्ट्रॉन्ग है इंशाल्लाह ताला। वो वॉल्यूम जो उन्होंने नॉन कंप्लाई किया है जो उन्होंने डिसअलाउ किया है इंशाल्लाह ताला बहुत मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। 4 BCF का मतलब 4 बिलियन रुपीस होता है। 4 बिलियन रुपीस, यस। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लेते गए हैं। हमने जो है वो ऑटोमेशन के ऊपर बहुत तवज्जो दी है कि जो जहाँ पे DBSS के ऊपर और SMSS के ऊपर हम सेंट्रलाइज कंट्रोल लें और रिमोट कंट्रोल के जरिए इन DBSS को हम ऑपरेट करें। इसके अलावा हमने मैनेजमेंट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काफी तवज्जो दी है। हमने कराची को 22 जोन्स में डिवाइड कर दिया है कि अब आपको हर काम के लिए रीजनल ऑफिस या हेड ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। अब डोर स्टेप्स के ऊपर आपके जो है वो जोनल ऑफिस मौजूद हैं। और इसके अलावा जिन इलाकों में नहीं है वहाँ पे रुकावट या तो कोई प्रॉपर लोकेशन मिलने की है या फिर कोई और डिफरेंट मैनेजमेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हम स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। लेकिन हम कंटिन्यूसली इस स्ट्रगल में है कि ज्यादा से ज्यादा जो है जोनल ऑफिस कराची के अंदर खोले जाएं ताकि अगर कोई शिकायत है हमसे वाबस्ता तो वो फौरी तौर पर जोनल ऑफिस में जाके उसको रिपोर्ट कराए। इसके अलावा कैपिटलाइजेशन के ऊपर जैसे जिक्र किया होगा अमीन साहब ने कि हम बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और ये फंडामेंटली जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला है हमारी कंपनी की लाइफ लाइन है कि जितनी ज्यादा कैपिटलाइजेशन करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा मिलेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उतनी बेहतर हो। इसके अलावा जो है जो मेजरमेंट एक्यूरेसी इंडस्ट्रियल कस्टमर्स के ऊपर भी हमने बहुत मैसिव जो इक्विपमेंट हमारा मेजरमेंट इक्विपमेंट है उसको हमने इंस्टॉल किया है, उसको रिफर्बिश किया है। कोई भी इस वक्त इंडस्ट्रियल कस्टमर ऐसा नहीं है जिसके पास 1 साल से पुराना मीटर हमारा नाम लगा। एक साइड सब्सिडीज के बारे में आप बताएंगे, मैं बताऊं? हाँ चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिससे मैंने पहले बताया था कि हमारी होली ओन 2 सब्सिडीज है, होली 100% होली ओन, और एक हमारा डिवीजन है मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। LPG जो है पाकिस्तान में इसका ओनली एक्सक्लूसिव टर्मिनल LPG का जो है वो SSG LPG के पास है। एंग्रो ओपेक जो है वो केमिकल प्लस LPG में डील करता है और प्लस इनके जो है बॉटलिंग प्लांट्स भी हैं, कराची में पोर्ट कासिम पे है, लाहौर में, मुरीदके में और एक कतार में है। SSGC अल्टरनेट जो है ये हमारा नया वेंचर है और अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, बट वी आर वर्किंग वेरी हार्ड इंशाल्लाह
वेरी सून, और ये दोनों अल्टीमेटली नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं कंसोलिडेशन के थ्रू, और अगर कोई डिविडेंड्स आते हैं तो दे विल बी आल्सो माय नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस। मेजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर 25 के अकाउंट में अगर आप देखें तो वी अर्न 1.4 बिलियन रुपीस, इसका 50% गोज टू आवर बॉटम लाइन। ठीक है, एज पर द टैरिफ रेजिम नॉन ऑपरेटिंग का 50% जो है वो जाता है बॉटम लाइन में। नेक्स्ट, ये एसएचजीसी एलपीजी लिमिटेड का एक स्नैपशॉट है कि उसके पास जो है 6,500 मैट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटी है, इसमें है वेसल अकोमोडेशन की जो 15,000 डब्ल्यूटी की है, और एचएससी को हम फुली कंप्लाई करते हैं। सो ये 3 फैसिलिटीज हैं और कंपनी इज वर्किंग एफिशिएंटली 24/7। नेक्स्ट, और इसमें हम जो है वो अपने स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए प्लान्स कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जो एक जीशान के नाम से कंसल्टेंट्स हैं, उनसे कंसल्टेंसी ऑलरेडी दी जा चुकी है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करेंगे जहाँ पे हम अपनी स्टोरेज फैसिलिटीज जो है अपने टर्मिनल के ऊपर उसको एनहांस करें। so if you look at the numbers, जैसे मैंने कहा, it's a very small company with a paid up capital of just 1 billion rupees. Last year इसका जो profit before tax था, it was 1.3 billion, after tax 800 million था। The company is managing well, fixed cost of the company को contain किया 11% से, terminal business जो है उसको 82% increase किया last year, with a lot of focus on the terminal। 112,000 की जो metric ton हमने deal किया। इसके अलावा और भी हमने स्टेप्स लिए, तो इसका जो फ्यूचर आउटलुक है अल्हम्दुलिल्लाह इज क्वाइट ब्राइट। कंपनी इज टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स, शेख साहब ने कहा स्टोरेज कैपेसिटी के अलावा भी वी आर थिंकिंग अबाउट इस कंपनी को कैसे एक्सपेंड करें और कैसे आगे लेके जाएं। तो दैट्स क्योंकि एलपीजी जो है एंड ऑफ द डे फॉर कमर्शियल इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी डोमेस्टिक के अलावा थ्रू आउट द कंट्री और सीजन में पर्टिकुलरली दैट्स द अल्टरनेट अवेलेबल टू द कस्टमर। बेसिकली हम दो तरह के मीटर्स बनाते हैं इस वक्त एग्जिस्टिंगली। दोनों डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक छोटी कैपेसिटी का मीटर है D1.6 और उससे बड़ी कैपेसिटी का मीटर D4 है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मीटर जो हैं 100% इंडिजिनाइज्ड हैं, लोकली बनते हैं। इसके बहुत कम पुर्जे जो हैं वो इम्पोर्ट किए जाते हैं, या तो हम पुर्जे वो खुद बनाते हैं या फिर अपने वेंडर से बनवाते हैं। और अभी जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि तकरीबन कोई 1 मिलियन मीटर से ज्यादा हमने प्रोड्यूस किए, और हमने मेजॉरिटी जो मीटर सप्लाई किए वो एसएनजीपीएल को किए, और जिससे एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट, जैसे अमीन साहब ने बताया कि एक सब्सटेंशियल प्रॉफिट हमने अचीव किया, जिससे 50% हमने अपनी बॉटम लाइन में प्रॉफिट किया। इसके साथ हम जो है हमारा एक इकलौता कस्टमर एसएनजीपीएल है। इसको एक्सपेंड करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको एक्सपोर्ट मार्केट के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करें, और इस सिलसिले के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए हैं डायरेक्टली, और इंशाल्लाह ताला ये बड़ी तादाद में इंशाल्लाह ताला थोड़े अरसे के बाद जो है आप देखेंगे कि हम बड़ी तादाद में इन पुर्जों को एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। पूरा बना बनाया मीटर जो है इंशाल्लाह ताला हमारी जो लाइसेंस कंडीशन है उस मुताबिक हम जो है सेंट्रल एशिया भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अफ्रीका कर सकते हैं, और मिडिल ईस्ट में कर सकते हैं। और इन्हीं मार्केट्स के ऊपर हम दे रहे हैं कि यहाँ पे किस तरह से हम इस एक्सपोर्ट पोटेंशियल को यूटिलाइज करें। देखिए, अगर आप इस टेबल को देखें ग्राफ को, तो 2012 में हम तकरीबन 7 लाख बना रहे थे, और अब हमने जो है 11 लाख से ज्यादा बनाए हैं। तो कैपेसिटी इंक्रीज की है, पोटेंशियल है, और हम टैप करने की कोशिश कर रहे हैं वो मार्केट्स जहाँ पे पाइपलाइन गैस अवेलेबल है, और एक बड़ी मार्केट है मिडिल ईस्ट के अलावा भी, मतलब इजिप्ट है, टर्की है, साउथ एशिया है। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस केस को एक्सपोर्ट में फ्यूचर में हम इसको सेपरेट कंपनी बना दें। अभी जो एक डिवीजन है हम कोशिश करें स्वी नॉर्दर्न हमारे ऑन बोर्ड आ जाए 50% और 7% ऑफ स्टेक्स पे, make it a separate company and then to increase the capacity, make much more than the existing capacity. और ये सिंगल बेसिस के ऊपर है, मतलब अगर ये जो 1.1 मीटर्स नजर आ रहे हैं इस शिफ्ट के बेसिस के ऊपर है। मैं एक और शिफ्ट ऐड कर दूं तो ये तकरीबन कोई 20 लाख मीटर बनाने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा जो जिस टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर एसएससी काम करता है, इसके बाहर भी बहुत सारा पोटेंशियल है गैस बिजनेस के अंदर ही। इसको एक्सप्लोर करने के लिए 2022-23 में हमने इस होली सब्सिडरी का जो बुनियाद रखी,
और फंडामेंटली इसके जो बेसिकली मोडस ऑपरेंडी हैं वो ये है कि किस तरह से जो गैसेस अवेलेबल हैं इन द मार्केट या जिसके अंदर पोटेंशियल है जिसको प्रोड्यूस किया जा सकता है इन पाकिस्तान, उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जा सके। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा पोटेंशियल है कोल टू गैस का, जिसको अभी तक है जो पूरा एक स्लीपिंग जायंट है सॉर्ट ऑफ। उस पे भी हमारे 2 एग्रीमेंट्स MOU साइंड हैं विद कंसर्न पार्टीज जो एक्सप्लोरेशन में इसमें जाएंगी। इसके अलावा हम जिस तरह से हाइड्रोजन की बात हो रही है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात हो रही है दुनिया भर में, उसमें भी हमारा फुटप्रिंट मौजूद है। और जो सबसे बड़ा जो चीज है इस वक्त, जैसे गवर्नमेंट ने जो अपनी 2012 की पेट्रोलियम पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट की और उन्होंने इस शिप को डाला कि तकरीबन 35% जो गैसेस हैं दैट कैन बी सोल्ड टू थर्ड पार्टीज। उसमें भी फुट स्टेप्स जो हैं वो SSDC के मौजूद हैं और बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे। अभी तक तो कोई इसका वैल्यू स्ट्रीम इस कंपनी का एस्टेब्लिश नहीं हो सका है, लेकिन इंशाल्लाह ताला चंद महीने के अंदर आपको नजर आएगा कि इसमें कोई 10 MMCFD गैस जो है उसको खरीद के और मार्केट के अंदर बेच रहे होंगे थ्रू दिस प्लेटफॉर्म। ये जो अमीन सॉरी सर, जो अमीन साहब अभी फरमा रहे थे कि बेसिकली इसका जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो हमारी SSDC की बॉटम लाइन के अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। ये जो थर्ड पार्टी एक्सेस देखें, हम मुल्क में वर्ल्ड बैंक भी काम कर रहा है, IMF भी काम कर रहा है, वर्ल्ड बैंक गैस सेक्टर रिफॉर्म पे काम कर रहा है और 2016-17 में थर्ड पार्टी एक्सेस रियलिटी बन गया। अब आप अपनी गैस ला सकते हैं, अपनी पाइपलाइन बिठा सकते हैं, अपनी गैस बेच सकते हैं, ठीक है, मतलब एनीबडी कैन डू, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी टेक्निकल बिजनेस, इट्स नॉट दैट इजी। बट देखें LNG टर्मिनल्स में लोग अपनी गैस ला रहे हैं, उनके पास पोर्शन अवेलेबल है। 35% की जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस की है, अब TNP कंपनीज अपनी गैस किसी को भी बेच सकते हैं, हमें वो यूज करेंगे एज अ ट्रांसपोर्टर, ठीक है, एंड देन दे कैन सेल। तो हमारी जो AE है ये भी एक प्राइवेट कंपनी के तौर पे गैस खरीद के हमें ट्रांसपोर्टर के तौर पे यूज करके और अपने कस्टमर को बेचे। तो अगेन जो कि हम एक रेगुलेटेड कंपनी है, इसलिए हमारे रेगुलेटरी बिजनेस में हम कोई चीज अपनी बॉटम लाइन में ऐड नहीं कर सकते एक्सेप्ट रिटर्न जो हमें मिलता है या जो हमारे जो एफिशिएंसी बेंचमार्क्स के अंदर में हम रहते हैं। क्योंकि टैरिफ रिजीम के अंदर रहना है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वो वैल्यूज एक्सप्लोर करें जहां पर हम नॉन रेगुलेटेड बिजनेस में पैसे बनाएं और अल्टीमेटली SSDC को स्ट्रेंथन करें। तो ये वही वेंचर है। हमारा R&D एक डिपार्टमेंट है, सही बात, उसको हेड करते हैं। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत काम कर रहा है, लेकिन हमारे R&D का जो आउटकम होता है उसमें ईयर्स लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि R&D जो है वो उसका आउटपुट आपको फौरन मिल जाए। तो इसमें बहुत सारा काम हो रहा है, सिंध गवर्नमेंट भी काम कर रही है बायोगैस और बायोमीथेन पे, तो बहुत कुछ हो रहा है, वर्ल्ड बैंक भी काम कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट के साथ भी हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन द लॉन्ग रन प्रोबेबली ये एक रेवेन्यू स्ट्रीम हमारी ऐड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जैसे अमीन साहब ने जिक्र किया कि R&D जो है बहुत हमारे यहाँ एफिशिएंटली और इफेक्टिवली एग्रेसिवली काम कर रहा है। ये एक आउटकम है इसी R&D प्रोजेक्ट का जो हमने ऑटोमेशन अपने यहाँ TDS के अंदर इम्प्लीमेंट की है। ये बेसिकली कोई ऑफ द शेल्फ आइटम नहीं है, ये बेसिकली डेवलप किया गया है विद द हेल्प ऑफ अनदर कंपनी। सारा ब्रेन चाइल्ड और सारा जो थॉट प्रोसेस था वो हमारा था, जो दूसरी कंपनी हमारी पार्टनर कंपनी थी उसने इसको डेवलप किया है। बेसिकली एक छोटा सा काफी सारे लोग जो हैं यहाँ पे शिकायत भी करते होंगे इस बात की कि सुबह 5 बजे गैस आती है और 10 बजे बंद हो जाती है। तो उसको बंद करने का भी एक रीजन है। जिस तरह से 2017-18 में मेरे पास 1200 MMCFD गैस थी, इस वक्त मेरे पास 650 MMCFD गैस है। अगर मैं इसको बहुत विजिलेंटली और डिलीजेंटली इसको मैं गैस को प्रेशर्स को मॉनिटर ना करूं और इसको मेंटेन ना करूं तो 3 दिन के अंदर ही गैस खत्म हो जाएगी और उसके बाद जो है वो चौथे दिन गैस नहीं मिलेगी, इंडस्ट्री को मिलेगी ना डोमेस्टिक को मिलेगी ना कमर्शियल को मिलेगी। तो इस वजह से इस मैनेजमेंट इस वक्त इस पॉइंट इन टाइम के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार कर गई है। और इसी सोच के पेशनजर ये जो ऑटोमेटेड TDS क्लोजर का सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया है और 50 इसमें जो TDS के ऊपर इम्प्लीमेंट किया है, तो मतलब ये सही टाइम पे 5 बजे गैस सुबह खोलते हैं और 10 बजे जो है बंद कर देते हैं। 7:30 से 8 के दरमियान बहुत ही कम प्रेशर होता है, बिल्कुल। उसके बाद 8 जब हम लोग सारे कौन से अब इसमें एक और भी रीजन है यहाँ पे जो ज्यादा शिकायतें हैं ना वो हमारी अपनी पैदा की हुई हैं। मैं मतलब एज ए शहरी बात कर रहा हूँ कि मतलब
अगर लोग सक्शन मशीनें जो है अपने घरों से निकाल दें, तो मतलब जो भी किसी और का हक मार के मैं अपना चूल्हा जला रहा हूँ, इससे निजात मिल जाए। कार्रवाई करें, पंजाब में तो बहुत बड़ी कार्रवाई हो रही है इसके खिलाफ। सर कोई कार्रवाई हो नहीं सकती असल में, वो हो रही है, नहीं हो मैं खुद सकती। ध्यान रहा हूं। डोमेस्टिक में नहीं हो सकती। देखिए जो सेक्शन कंप्लेन आने से के अंदर गैस नहीं आ रहा तो बेचारे क्या करेंगे? सर मैं अगर यहाँ पे लियारी के अंदर हमने पूरा रिहेबिलिटेशन किया, ये इतनी हिम्मत का काम था कि जो कोई भी नहीं कर सका इन 50 सालों के अंदर, यहाँ करके इसको रिहेबिलिटेट कर दिया। जिस वक्त 3 घंटे के लिए लोड शेडिंग होती है बिजली की, हर घर में गैस आ रही होती है। जब लोड शेडिंग खत्म हो जाती है, बिजली की शेडिंग खत्म हो जाती है, गैस जो है कहीं कहीं मिलना शुरू होती है। उसका रीजन ये है कि जो कमर्शियल में कितने बड़े बड़े कंप्रेसर्स लगे हुए हैं, सक्शन लगे हुए हैं, घरों के अंदर लगी हुई हैं, हमने फ्लैटों के अंदर नीचे सर्विस खोल के दिखाई है, गैस आ रही है, लेकिन चौथे फ्लोर के ऊपर नहीं जा पा रही है। तो ऐसे कि तीसरे फ्लोर पे, दूसरे फ्लोर पे किसी के पास सक्शन डिवाइस लगी हुई है, उसका जो है जरूरत से ज्यादा है, लेकिन आपको गैस नहीं मिल रही, मुझे गैस। 2 दिन पहले इंडिया में हादसा 2 दिन पहले छत पे आग लगी है सोजर बाजार में। देखिए हम अवेयरनेस दे सकते हैं, फिर कस्टमर का प्रॉब्लम ये है कि चादर चारदीवारी का इशू है, और इतनी सी मशीन है, मैं अगर रेट करूंगा अभी वो मेरे एंटर होने से पहले वो मशीन छुपा देगा, तो वो हमें बदनामी अलग होगी। नॉट दैट इजी। चलें, ठीक है। इसको कवर करने के लिए सर लगा हुआ है, हालांकि गैस आती नहीं है, हर महीने पर गैस लग जाता है, फिर दोबारा जाते हैं, फिर अगले महीने फिर लग जाती है। आपके ऐसा क्यों होता है? चार्जेस लग जाते हैं। कस्टमर सर्विस वाले को समझा के थक जाएंगे, भाई एक मरतबा खत्म वो कर दो, वो खत्म ही नहीं करे, पूरा पूरा 10-10 साल चक्कर लगता आपसे प्यार है ना, वो आप बुलाते हैं आपको। प्यार नहीं है, मसला है कि पर गैस देखिए हम फिर भी बहुत सॉफ्ट कंपनी है, जो दूसरी यूटिलिटी कंपनियां हैं इस शहर के अंदर, इस इलाके में जो काम कर रही हैं, मैं नाम किसी का भी नहीं लेना चाहता, लेकिन हमारे अलावा जो भी कंपनी है, उसका बिल एक दफा आ जाता है तो फिर आप कुछ भी कर लें, वो बिल वापस नहीं होता। हम फिर भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि फिर एक गुंजाइश देते हैं। सर 4 दिन 5 दिन 10 साल तक सर फिर भी गुंजाइश देते हैं, लेकिन असल में जो बग लगता है ना, उसका रीजन ये होता है कि मीटर रीडर जो गया है उसने सही रीड आपके मीटर की नहीं उठाई, और मीटर जो है इसका मतलब सही रीड नहीं उठाने का मतलब मीटर खराब है। एक अपॉर्चुनिटी आपको और दे दी जाती है, अगले महीने चेंज हो जाए, अगले महीने चेंज हो जाए। तो बेसिकली हम तो इतने फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, फॉर्म हो जाएगी कि जो बिल आ गया वो आप पे करें, और उसके बाद जो है मीटर चेंज करेंगे तो उसके बाद कार्रवाई होगी। तो हम तो इस हद से ज्यादा आवाम दोस्त कंपनी है। मसला है कि लिमिट तो होनी चाहिए ना, कुछ बंदा वहां जाता है कस्टमर सर्विस वालों को पास, सही करवाता है, पेमेंट करता है, फिर अगले महीने लग के आ जाता है। सर मीटर आपसे यार, आपसे बुलाते हैं मैं आप। वही आपसे हाँ, ये बात भी सही है। नहीं नहीं, ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए सर, धक्के वाली। चले आगे चले। बेसिकली रियल टाइम मॉनिटरिंग है स्काडा की हमारे पास, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड एक्विजिशन। हमारा जितना भी ट्रांसमिशन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, वो सारा का सारा हमें विजिबल है। एक कमरे में बैठ के हम देख सकते हैं किस वक्त जो ईएनटी कंपनी से गैस जो चली है वो किस वक्त जो है ट्रांसमिशन नेटवर्क में पहुंची है, ट्रांसमिशन नेटवर्क को क्रॉस करने के बाद किस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में गई है, कौन कौन से इलाकों में गैस जा रही है, सारा का सारा हमें इस डिफरेंट स्क्रीन्स पे और डिफरेंट हमारे पास हम पूरी विजिबिलिटी रखते हैं। और किसी वक्त में भी कहीं पे भी किसी इलाके में भी अगर हम ट्रांसमिशन नेटवर्क पे जाएं तो वहां पे विद इन मिनट्स हम गैस बंद करने की सलाहियत भी रखते हैं। और ये अब और बेहतर हम इंक्रीज करते जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के अंदर। जैसे मैंने अर्ज किया कि 50 TPS के अंदर हमने फैसिलिटी अचीव कर ली है। इस साल के बजट में हमने 26 में इसको फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं, तकरीबन 47 TPS हम इस फैसिलिटी को ले रहे हैं, और इसके अलावा फैसिलिटी लगा रहे हैं। नेक्स्ट, ये बेसिकली हमारा कस्टमर और बिलिंग जो बेसिकली पार्ट ऑफ ERP है। ये सारा सिस्टम जो है हमारा, जहाँ से बिल जनरेट होते हैं और जिस तरह से कस्टमर का सेल्स और परचेज का डाटा जो है ये मेंटेन करता है सिस्टम। हर चीज ऑटोमेटेड है, कहीं पे कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं हो रहा है कि किसी के साथ कोई दुश्मनी होगी जी इनको जो है बग लगाना है। सिस्टम खुद रीड कर रहा होता है बेस्ड ऑन, और ये भी मैं बता दूं जो मीटर रीडर है वो भी जाकर रजिस्टर पे नहीं लिख के ला रहा होता है, उसके पास भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं, वो हैंड हेल्ड डिवाइस लेकर आता है, उसको सिस्टम के अंदर लोड करता है, वही सारा डाटा प्रोसेस हो रहा होता है, सिस्टम भी बिल लगा रहा होता है। मतलब
यहाँ पे कहीं पे भी कोई इंसानी अमल दखल नहीं है कि जो रीड ली गई मीटर की और जो बिल बना वो सारा का सारा 100% ऑटोमेटेड है। तो कहीं पे मैनिपुलेशन नहीं हो सकती कि मैं आपको मतलब मोहब्बत आपसे जरूर है सर, लेकिन मतलब मोहब्बत आपसे मैं आपकी जरूर है। बात समझता हूँ। पंकज, अगर आपके सिस्टम में चलो 1 महीना लग जाता है, मगर हर पूरे पूरे 10-10 साल तक वही चलता रहता सर वो असल में हो ये रहा है, सिस्टम यही रीड कर रहा है कि आपका मीटर है। खराब है। सिस्टम को आपको सही करना जी चाहिए। बिल्कुल, मीटर आपका रिप्लेस होने की जरूरत देखिए, है। आई ये एग्री। जो सही साहब बता रहे हैं, ये स्टेट ऑफ द आर्ट हिस्टोरिकल प्लेटफॉर्म का सिस्टम है। कस्टमर केयर दोनों कंपनी, अगर आपका जो जो बिलिंग है वो बता रही है कि आपकी रीडिंग में इशू है, तो पीयूजी चार्जेस जो है, जो पास्ट अनरजिस्टर्ड गैस, जिसको अपन कह रहे हैं, इसकी एब्रिविएशन जो है, जो पास्ट अनरजिस्टर्ड गैस, पीयूजी अप्लाई होता है, सिस्टम खुद ही रीड करता है। तो वो फिर जब आप लेके जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, शायद आप दूसरा बिल दिखाते हैं तो वो करेक्शन हो जाती होगी। लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं कि अगर किसी को अनरीजनेबल लग रहा है तो रिवर्सल के अलावा वो दोबारा ना रहे। चले आगे। Next. इसके अलावा हमारे पास जिस तरह से मैप से अगर आप वाकिफ हो तो इसका हमारे पास जो है जीपीएस मैप है। इससे बेसिकली जितने भी हमारे डोमेस्टिक कस्टमर, जितने भी कस्टमर्स हैं, चाहे इंडस्ट्रियल हो, डोमेस्टिक हो, कमर्शियल हो, हम सारे सॉर्टेड हैं। जितनी भी पाइपलाइनें हमारी पास बिछी हुई हैं, डोमेस्टिक हो, डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस हो, ट्रांसमिशन पाइपलाइंस हो, सब इसमें मौजूद हैं। कहीं पे भी अगर कोई लीकेज होती है सिस्टम के अंदर है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, और जब तक वो रेक्टिफाई नहीं होती इलेक्शन पे आती रहती है। अगर कहीं पे कोई जो रिकवरी कहीं से नहीं हो पा रही बिल की मुझे, तो वो नजर आते रहते हैं कहाँ पे मेरे पास हाई रिकवरी एरिया है, कहाँ मेरे मीडियम रिकवरी एरिया है, कहाँ पे मेरे पास लो रिकवरी एरिया है। तो इसमें हर किस्म का जो है वो जो भी पूरा हमारा बिजनेस है वो सारा का सारा हमने ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो है हमने इनकॉर्पोरेट किया। लीक कैसे सर आप डायग्नोस करते हैं, कैसे लीक पता चलती है? लीक पता करने के लिए फिलहाल तो हम जो है मैनुअल, हमारे पास हैंड हेल्ड जो है वो लीक डिटेक्टर्स होते हैं, और लीक डिटेक्टर जहाँ पे बोलता है उसके बाद जो है प्लंजर बार के साथ उसको जो है होल किया जाता है और फिर वो आइडेंटिफाई किया जाता है कौन सी जगह पे लीक है। लेकिन इसके बजट में हमने ऑटोमेटेड जो लीक डिटेक्टर मशीन्स हैं वो हमने खरीदी हैं 5 एजीटी से। खरीदने के लिए हमने परचेज ऑर्डर दे दिया है, तो वो फिर ऑटोमेटिकली जितना भी मीथेन और मीथेन जो मेजर कंपोनेंट है गैस के, उनको डिटेक्ट करेगा, और वो जो है फिर वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा जीआईएस सिस्टम के साथ हमारे, और फिर हमें पता होगा कौन से इलाके में लीकेजेस ज्यादा हैं, ताकि फिर वहां पे जाके पाइपलाइन रिप्लेसमेंट का काम किया जा सके। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया, जिस एग्रेसिव प्राइस से हम रिहेबिलिटेशन का काम कर रहे हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक से 2 साल के अंदर अंदर इस शहर के अंदर जो भी लीकेजेस हैं वो इंशाल्लाह ताला खत्म हो जाएंगे। एक दफा फिर आरएनडी का जिक्र, मतलब आरएनडी पे बहुत हम एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। जो अभी मैंने जिक्र किया कि जो 5 गाड़ियां जो हम लीक डिटेक्शन गाड़ियां हम खरीद रहे हैं, लीक डिटेक्शन इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, ये बेसिकली आरएनडी के प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं। इसके अलावा हम एक और इक्विपमेंट खरीद रहे हैं कि जैसे जो स्टील की पाइपलाइन थी, अब हम उनको रिप्लेस करते जा रहे हैं सिंथेटिक पाइप से। उस सिंथेटिक पाइप को मेटल डिटेक्टर के जरिए डिटेक्ट करना मुश्किल काम होगा, तो उसके लिए एक स्पेशल पर्पस हमने इक्विपमेंट जो है वो खरीदने के लिए परचेज ऑर्डर दे दिया है, जो इस सिंथेटिक पाइप को जो है वो डिटेक्ट कर सकेगा। और अगर कहीं लीकेजेस हैं या किसी ने कोई पाइप तोड़ दिया है, तो उसके लिए जो है हमें लोकेशन उसके लिए करने के लिए आसानी बढ़ेगी। आगे नेक्स्ट। ये एक और हमने लेटेस्ट इनोवेशन की है कि मतलब जो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं उसमें हमें अब मीटर रीडर अगर कोई गड़बड़ करता है इन बिटवीन, मतलब वो कहीं पे सही जगह पे जाके उसने मीटर की तस्वीर नहीं ली हुई, तो अब हम मीटर रीडर को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमने इस किस्म के जो है वो ऐप अपने पास डेवलप कर लिए हैं कि मीटर रीडर को मैं चलता हुआ देख सकता हूँ कि कौन से इलाके में इस वक्त मौजूद है, कौन से इलाके की रीडिंग कर रहा है। तो ये ऐप इस तरह से बहुत इफेक्टिव है कि मैनेजमेंट जो है उसकी नजर होगी कि अगर मीटर रीडर कहीं पे कोई गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है तो वो भी डिटेक्ट हो सके। ये एक्चुअली एक्सटेंशन है प्राइम मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव है कि कैशलेस इकोनॉमी हमने बनानी है। मतलब हर चीज जो है वो या तो सिर्फ प्लास्टिक कार्ड के थ्रू हो। अब देखें इंटरनेशनली आप दुनिया में जाएं, यूरोप में जाएं, तो अब कैश कहीं पे नहीं होता। तो यहाँ पे भी ज़ाहिर प्रोसेस थोड़ा स्लो है, लेकिन ये अब हमारी जो बिल की पेमेंट है, आप अपने हमारे ऐप से पेमेंट कर सकते हैं। आपके पास किसी भी बैंक का ऐप है, आप पेमेंट कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है।
और हर बिल पे एक यूनिक QR कोड हर महीने जनरेट होता है। आप जस्ट उसको स्कैन करें एंड देन आप अपने बिल पे पहुंच जाएंगे। तो हम SLGC वाज द फर्स्ट यूटिलिटी कंपनी इन पाकिस्तान जिसने QR बेस को इम्प्लीमेंट किया। तो हम तो आप तो कस्टमर है, लेकिन कस्टमर के अलावा भी जिसमें B2G है, जहाँ पे हम गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं, G2P है या मर्चेंट को पेमेंट करते हैं, बिजनेस को पेमेंट करते हैं, वो सब के सब हमने ऑनलाइन कर दिए। अब कोई मैनुअल चेक नहीं बनता, कोई मैनुअल चेक नहीं जाता, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। तो थ्रू दिस कस्टमर के लिए तो बहुत बड़ा ये थ्रू हो गया। मैं खुद एज कस्टमर देखता हूँ, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो चाहे श्री सदन हो, आपके पास ऐप है कंपनी का, आपके पास बैंक का ऐप है, QR कोड आप स्कैन करें, यू मेक पेमेंट, घर बैठे आपको जो है आपके पास पेमेंट भी हो जाएगी, रिसीव भी हो जाएगी। सो द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव है, कैशलेस इकोनॉमी है, इसको हमने अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप, इसमें हमारी हर महीने जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ मीटिंग होती है, जिसमें PM ऑफिस भी होता है, और उसमें जो भी जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो SLGC ने भी इसमें काफी अच्छा प्रोग्रेस किया हुआ है, और हम वी आर क्वाइट अहेड ऑफ नंबर ऑफ कंपनीज जिसमें डिफरेंट यूटिलिटीज कंपनी। नेक्स्ट जो है ये हमारा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें जिसमें कि हम लॉग करते हैं अपनी कंप्लेंट्स को, और इस डैशबोर्ड के थ्रू हम इंश्योर करते हैं कि एक्सेप्ट वहां पे जहाँ पे रोड कटिंग परमिशंस का इशू होता है, हमारी कोशिश होती है कि हम विद इन 24 आवर्स हम कस्टमर की कंप्लेंट जो है ओबरा के स्टैंडर्ड्स को मीट करें। हमारी टीम्स वर्किंग 24/7 एवरीवेयर, ठीक है। और ज़्यादा इश्यूज तो आते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क है, यूटिलिटी कंपनीज है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जहाँ कंप्लेंट्स हमारे पास लॉन्च हो हम उनको इम्प्लीमेंट इमीडिएटली जो है वो रिजॉल्व करें। सर ये जो Thank you, Amit Saab and Said Saab. With your permission, if you can first take questions from the Zoom-based participants, and then we can move to the question on the पहले floor. आप सर पहले हाउस आए हुए हैं, उसके बाद फिर उनको नहीं Zoom वाले हमेशा सर ये होता है कि जो पहले हाउस होते हैं उसके बाद उसके बाद तो फिर जूम से लिए जाते सर इतना ज़्यादा जो आपने देखा हुआ है। क्विकली हाँ आप कर रहे हैं सर। अच्छा सर, बात ये है सर, एक सवाल है, सर आपने कहा ऑन टाइम हो 120 दिन, सर 120 दिन नहीं, 1 महीना लेट है, लेकिन बिल्कुल जो पहले जो डिले चल रहा था वो खत्म जरूर हुआ है, लेकिन 1 महीना अभी भी सितंबर के अकाउंट जो अभी तक नहीं आए। तो सर ये, लेकिन आपकी बहुत अच्छी एफर्ट है जो आप यहाँ तक आ गए। दूसरा सर, एक आपने चैलेंजेस में जिक्र किया कैपिटल पावर। सर हमारा सबसे जो हाई रिटर्न देने वाला जो सेक्टर था वो CNG सेक्टर था। जब वो बंद हो रहा था, जब कंपनी को इतना इस पे इफेक्ट नहीं आया, तो अब कैपिटल पावर पे क्यों आ रहा है, जबकि CNG का जो था वो सबसे हाई रिटर्न वाला था। ठीक है। अब जहाँ पे भी गवर्नमेंट की पॉलिसी वहाँ पे उस वक्त की स्पीड में बात काफी, तो उसको मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया 8 साल हो गए हैं। और उस वक्त क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी थी अल्टीमेटली ये नहीं कि कराची में हमारे फ्रेंचाइज एरिया कंट्री वाइड डिक्लाइन पे गया तो ओवरऑल चला गया। उसकी भी प्राइस देखो, उसकी भी प्राइस 4000 रुपए थी उस वक्त भी 4000 जब उसको रेजिस्ट किया होगा कि हम नहीं चलेगा, हमने रेजिस्ट किया होगा, तो कैपिटल पे भी हमने बहुत रेजिस्ट किया, अल्टीमेटली हमने डिस्कनेक्शन से बचा लिया। लेकिन जाहिर है अब इशू यही है कि IMF को हमने ये कहा था कि हमारे पास जो है इंस्टॉल कैपेसिटी पावर की बहुत ज्यादा है, लेकिन जब पावर इतनी महंगी हो गई तो उन्होंने कहा कि अगर आप चीप गैस जो है वो इनको देंगे तो फिर ये पावर को दें, डाइवर्जन करें। तो हमने वो डाइवर्जन तो बचा ली, लेकिन उसको उन्होंने एक्सपेंसिव कर दिया। अभी भी ये अंडर कंसिडरेशन है। हम जब भी IMF का मिशन आता है तो सारी कंपनी इंक्लूडिंग SLGC में खुद जाता हूँ, वी मेक अ प्रेजेंटेशन टू IMF एंड यू नो ट्राइंग टू कन्विंस देम कि इस तरह ना सिर्फ हम पे इम्पैक्ट आ रहा है, बल्कि ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो मुल्क का एक्सपोर्ट अफेक्ट हो रहा है, उसकी जब कॉस्ट बढ़ेगी तो हम दुनिया में जो है वो कम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। तो वो सारे फैक्टर्स हैं, और हो सकता है कि हम शायद ये सर इसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन है, बस एक ही करता हूं। बाकी सर जो ये RLNG बेस आप काम देंगे, लेकिन सर इस वक्त जो कमर्शियल लोग हैं वो इस रेट पे भी परेशान। जब RLNG बेस पे आप नए कनेक्शन देंगे तो ठीक है, आप तो अलाउ करेंगे, लेकिन उनके लिए फिजिबल होंगे वो, और नहीं होंगे तो फिर कंपनी क्या करेगी? 2 बातें हैं। दूसरा, हमने ये जब अनाउंस हुए थे उस वक्त एडवर्टाइज भी किया था, मैंने भी प्रेजेंटेशन में कहा कि 4 साल से बैन था न्यू कनेक्शन पे, तो आप क्या करते हैं, LPG चला लेते, डायरेक्ट शहर में लकड़ियां नहीं जलाएंगे, ये 30% उससे कम है। दूसरा ये कि ये पाइपलाइन गैस, देखिए कराची में एक जमाने में तो सिलेंडर की शक्ल ही नहीं देखी थी हम बिल्डिंग्स में रहने वाला शहर है, तीसरे चौथे फ्लोर पे हर जगह तो लिफ्ट नहीं लगी हुई, तो कितना हैसल है आप सोचिए, प्लस रिस्क भी है। आपको पाइपलाइन गैस घर पे मिल रही है। अब अगर महंगी है तो कम यूज करेंगे, हम यही करते हैं ना, बिजली का बिल भी तो इतना महंगा होता है तो हम इसी हिसाब से चलाते हैं। तो लेकिन एटलीस्ट यू विल हैव अवेलेबिलिटी ऑफ गैस
in your house, जो कि बहुत बड़ा रिलीफ है मेरे Assalamualaikum sir, मैं नाम फैसल है फायर JJBN जो है उसके बारे में थोड़ा सा इलेबरेट करें। आपने ये भी कहा कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 1 बिलियन तक आ सकती है, तो इसमें थोड़ी डिटेल अगर आप शेयर कर सकें। देखिए जेजेबीएल एक प्लांट है, प्राइवेट प्लांट है, जिसको हमारी जो हैवी हाइड्रोकार्बन की जो गैसेज हैं जो वहाँ पॉसिबली जा सकती हैं, उसकी लेगेसी है, कोई लीगल इशू नहीं है, लेकिन नाउ मोस्ट ऑफ देम रिजॉल्व। तो उनसे जो एलपीजी प्रोडक्शन भी हमने एक्चुअली उनके साथ जो फॉर्मूला है वो रेवेन्यू शेयरिंग का फॉर्मूला है, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हमने नेगोशिएट नहीं किया, हमने कहा कि हम वही इससे कमाएंगे, वो जो अगर ये गैस हम को देते जिनको दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली अगर मेरे टारगेट कस्टमर इंडस्ट्री गैस जब मैं इनको दे रहा हूँ तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला है जिसके तहत रेवेन्यू शेयर भी जो है वो हर महीने चेंज हो जाए, लेकिन अवॉइड टू ड्रेन लाइफ फ्रॉम 60% टू 70%। लेकिन जो मुझे इनकम मिलेगी वो मेरी इनकम बॉटम लाइन में जाएगी, बिकॉज नॉन रेगुलेटेड। फर्क ये है कि ये गैस मैं कैपिटल इंडस्ट्री को देता तो वहां से मैं इतने ही पैसे बनाता, लेकिन वो रेगुलेटेड बिजनेस होता। तो इस दफा हमने ये प्रॉब्लम और डर ये होता है जब हम प्राइवेट पार्टी के साथ नेगोशिएट करते हैं तो जो है ना क्वेश्चन हो जाता है। दिस टाइम इट्स ऑल बेस्ड ऑन द नंबर्स, रेवेन्यू शेयरिंग बेस्ड है, और उसको एसआईएफसी ने एंडोर्स किया है। पूरा प्रोसेस जो है एसएफसी का बोर्ड एसएफसी ने उसको ओवरसी किया है, इवन एसएफसी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी हैं कि एक प्लांट है। देखिए इशू ये है कि जब जेजेबीएल बंद था तो डेफिनेटली हमें एलपीजी इंपोर्ट करनी पड़ती थी, जिससे फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था। तो जब वो इशूज जो थे वो रिजॉल्व हुए, वो ऑपरेट हो गया, और इंशाल्लाह हम फोर्सी कर रहे हैं कि सिचुएशन फॉर कंट्री एज वेल एज सिटीज। सर हम लोग जब पीपीएन पीएसयू की बुक्स देखते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी गैस कर्टेल्ड है, इस वक्त हम लोग सप्लाई कर हमारे यहाँ नहीं है, उसमें मॉडल में नॉट कर्टेलिंग सिंगल मॉलिक्यूल, तो मांग रहे हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं हमें गैस के, दैट्स ऑल। एक अच्छा वॉल्यूम है, उसकी रीजन आरएलएनजी है, क्योंकि आरएलएनजी आप रोक नहीं सकते, दैट्स कमिंग, कार्गोस आ रहे हैं, हालांकि इन्होंने 24 कार्गोस डाइवर्ट किए हैं और उससे, लेकिन अल्टीमेटली वो जो टेक और पे के एग्रीमेंट्स हैं फॉरेन सप्लायर्स के साथ, सोवरेन गारंटी है। अब तो हम आरएलएनजी जो सप्लाई कर रहे हैं, जो आरएलएनजी हाउस में आएगी डोमेस्टिक कस्टमर को, इसमें हमारी कॉस्ट तो वो होगी जो हमारी है, जो 1000 रुपीज या जो भी हमारी अभी है, और सेलिंग पर हमारी ज्यादा होगी। सेलिंग प्राइस तो हमारी 3,500 आरएलएनजी मैं खरीदूंगा तो वो भी महंगी है ना, लेकिन आरएलएनजी मुझे अगर उसकी हर महीने होगा प्राइस नोटिफिकेशन शुरू कर 2 दिन पहले की है। अच्छा ये इंडिजिनस गैस नहीं होगी आरएलएनजी देखिए मैं जब बेचता हूँ आरएलएनजी खरीदूंगा, देखिए आरएलएनजी मुल्क में आ रही है प्रोडक्शन से और ट्रांसपोर्ट भी, तो जो मेरा पोर्शन होता है वो मैं जो है डाउनलोड कर लेता हूँ, उसके पैसे में उसकी नॉर्दर्न को देता हूँ जो अल्टीमेटली पीएसओ एंड देन गैस या जो भी सप्लाई। तो हम आरएलएनजी किसी को नहीं बेच रहे सिवाय एसएनजीपी के। नहीं हम बेच रहे हैं इंडस्ट्री को, हम कैप्टिव को, इंडस्ट्री को, कमर्शियल को, जो पहले 2000 आई थिंक 11-12 तक जो है फंसी गए होंगे। 2017 में जब मोरेटोरियम अपलिफ्ट हुआ था कमर्शियल पे और इंडस्ट्री पे, सिर्फ आरएलएनजी पे हुआ था। तो हमने उस वक्त जो भी नए कनेक्शन आ रहे थे उनको शुरू में तो आरएलएनजी देते थे, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने पॉलिसी ब्लैंड की थी, तो हम वो दोनों कंपनी जो है अपनी गैस अवेलेबिलिटी की बेस पे इंडिजिनस और आरएलएनजी का ब्लैंड देते हैं। ठीक है ना, कैप्टिव में हम जो है विंटर में अलग ब्लैंड होता है कि जो समय पर गैस ज्यादा होती है, सॉरी कम होती है, समर में जो है वो ब्लैंड इंडिजिनस का रेट बढ़ जाता है, शेयर बढ़ जाता है, बिकॉज मेरे पास गैस अवेलेबल होती है। तो अभी भी हम आरएलएनजी बेच रहे हैं, लेकिन न्यू डोमेस्टिक कनेक्शन जो अब ओपन हो रही है 100% आरएलएनजी। नहीं जो लोग ये कनेक्शन के रेट में फर्क आएगा क्या? इसकी पाइपलाइन रहता है, जिनके पुराने वो तो वही रेट रहेंगे। पाइपलाइन रहता है बहुत अच्छा सर, आप नया आएगा तो आप जो ना, मैंने यही पूछना था कि इतना ज्यादा आपने जो मीटर के जो इनिशियल चार्जेस है वो 40,000 रुपए रखे हैं। नहीं कितना है भाई, 22,700 रुपए हैं, वो गवर्नमेंट के डिफाइन ओगरा ने डिफाइन किए हैं, हमने सिक्योरिटी में जाएंगे मतलब जी सिक्योरिटी डिपॉजिट में जाएंगे, सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसमें 20,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट है। सब आप ये जो गैस अभी आप बात कर रहे थे कि हम केडब्ल्यू से बात कर रहे हैं गैस देने की, लेकिन फिर वक्त आपका पेमेंट का इशू उसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे? नहीं वो 2012 मसला हो जाएगा। पहले खा के बैठा हुआ है कराची इलेक्ट्रिक, वो देता भी नहीं। हाँ बदमाशी है उसकी। 2012 से लेके आज तक जितनी गैस मैंने की इलेक्ट्रिक की एक पाइप मॉलिक्यूल पैसे मुझे मिले,
2012 का मतलब हुआ कि 15 साल हो गए। तो वो जो उससे पहले डिस्प्यूट है उसमें क्योंकि नंबर से आपस में वो उसमें अभी मीडिएशन का एक प्रोसेस चला था, हुकूमत ने कोशिश की, तो उसमें से हम नहीं है, उसमें 6 पार्टीज थी, के इलेक्ट्रिक, KWSB, स्विस सदर्न गैस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, NTPC और CPP है जो कि सेंट्रल प्रोजेक्ट पावर। तो वो एक मीडिएशन एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक मीडिएटर भी अपॉइंट हुआ था वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें हमारा इशू ये है कि हम पब्लिक सेक्टर हैं, तो हम कोई अपना क्लेम फॉरगो नहीं करते, एक सिंगल पैसे तो हम फिर हमसे पूछना शुरू हो जाती, तो वो मीडिएशन सक्सेस हुई नहीं अनफॉर्चुनेटली, तो हम तो उसका छोटा सा हिस्सा थे। लेकिन अब उसके बाद अगेन फेडरल गवर्नमेंट चूंकि कई के इशूज पे आप लोग भी अवेयर होंगे, फॉरेन शेयर होल्डिंग है, पर इशूज भी आ रहे हैं, तो हर कोई चाहता है कि इशूज रिजॉल्व हो जाए। लेकिन तो हम कई के साथ जो GSA करेंगे वो बड़ा टाइट होगा, सीन टाइट होगा कि कोई हमारे रिस्क ना हो। जैसे मैंने कहा 2012 से लेके आज तक जो है हमें कोई एक सिंगल पेनी भी इस वक्त उनमें ओवरड्यूज नहीं है, तो होपफुली फ्यूचर मसला नहीं होगा। Okay, अच्छा सर, we have taken multiple एक questions. लाइन पर लास्ट क्वेश्चन आपके। मेरा एक क्वेश्चन है सर, देखिए पहले हमारे जो बिल थे उसमें आता था कि 10 रुपए जो है ना फिक्स चार्जेस थे, उसके आपने किए 400 रुपए, आपने नहीं किए, आपने हम नहीं करते, हम तो रेगुलेटेड कंपनी है। देखिए मतलब थे तो हम रहे ना आप गैस मुझे किस कीमत पे मिलती है, कहाँ से मिलती है, कहाँ बेचनी है, किस कीमत पे बेचनी है, किस सेक्टर को बेचनी है, ये सब उस रेगुलेटेड पे भी जो है ना इत्तेफाक नहीं किया, आपने कहा 600 कर दो, 10 के 600, 10 रुपए के 600 रुपए और इसके फिक्स चार्जेस, और उसके बाद जो है वो अभी भी जो सबसे सस्ती गैस जो है ना यहाँ पे जो पूरे रीजन के अंदर डोमेस्टिक में वो पाकिस्तान में। चलो अच्छी बात है ये, मगर मुझे बात तो करने दें। Okay. इसके अलावा जो ना रेट रेट भी बढ़ाए, रेट भी आपने बढ़ा दिए, ठीक है, और जो है ना 12 साल के बाद जो है डिविडेंड दिया तो वो हटा। देखिए शुक्र है दिया तो सही, देखिए बात ये है कुछ तो आया। लेकिन डिविडेंड जो है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से आता है ना, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह जब हमने 2 साल एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिया है, तो हमने कहा कि मैं तो पहले वर्ड यूज किया था टोकन दिया है ताकि आप लोग अब तो सर फकीर भी हटाने नहीं देते। मैंने जो देखा है फिर उससे उम्मीद होती है ना इंशाल्लाह और भी देगा, जैसे वाटा ने दिए वो ये तो बताया 10 रुपए का शायद 50 रुपए का होगा, ये तो देखिए आपने कैपिटल गेन जो कमाया उसके बाद उसको देखिए, तो संभाल के रखा सर, मैंने 32 रुपए में किया था, बताओ 32 रुपए में संभाल फिर मैंने अभी भी तो उसके बाद फिर एवरेज करके थैंक यू वेरी मच। Sorry, we have some questions online on the Zoom as well, so I'll now request Abdul Basit to please introduce yourself and proceed with your question. आराम से बात करें। Abdul Basit, please introduce yourself and then we can start with the questions. अस्सलाम वालेकुम जी, अब्दुल बासित फ्रॉम अल मिज़ान, am I audible? Yeah, I can hear you. जी ये दरवाजा बंद कर दो। जी, शोर काफी है एक्चुअली, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा थोड़ा सा। जी एक्चुअली थोड़ा सा जी I can hear, आप बताओ, बोले, go ahead please. जी थोड़ा सा एक्चुअली अभी हाँ उसमें क्वेश्चन आंसर में भी थोड़ा ऑडियो ब्रेक हो रहा था, तो इसलिए मैं तो कोशिश कर रहा था कि वेट कर लूं। जी एक तो ये कहना था कि रिसेंटली एक न्यूज़ थी जिसमें इन्होंने द न्यूज़ इसमें कहा गया था कि गवर्नमेंट ने जो है ओगरा को टास्क दिया है कि जो आपका ये रिटर्न ऑन एसेट बेस्ड मॉडल है, ये आई थिंक किसी और पार्टिसिपेंट का भी अनम्यूट हो गया, अगर वो काइंडली म्यूट कर लें। तो जो न्यूज़ में था कि रिटर्न ऑन एसेट बेस्ड मॉडल को जी, तो रिटर्न ऑन एसेट मॉडल को जो है गवर्नमेंट ने ओगरा को टास्क दिया कि इसको जो है रिप्लेस करने के और इसको एंड करने की बात कर रहे थे। तो इसके हवाले से ये SNGP की ब्रीफिंग में भी जब सवाल उठाया गया था तो उन्होंने तो इसको डिसमिस किया था कि एसेट बेस्ड मॉडल खत्म नहीं किया जा सकता। तो एक तो आपसे इस बारे में सवाल था कि SSGC की मैनेजमेंट इसको किस तरीके से देखती है। दूसरा मेरा सवाल था कि ये काइंडली अगर किसी और का म्यूट है तो म्यूट करें, बहुत शोर हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। दूसरा ये सवाल था कि आपने जैसे जिक्र किया कि कैप्टिव बीइंग अ हाई पेइंग कंज्यूमर, और वो आपका उसमें सिग्निफिकेंट रिडक्शन आई है, जैसे आपने कहा कि 180 MMCFD से आप 100 MMCFD पे आ गए।
तो ये जो कैप्टिव्स में सिग्निफिकेंट कमी आई है, और ये हाई पेइंग कंज्यूमर थे आपने जैसे बताया, और उसका एक चैलेंज ये आ रहा है कि आप जैसे दूसरे बल्क कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे थे, कैल वगैरह, वो भी उस तरीके से पॉसिबल नहीं हो पा रहा क्योंकि उनको ग्रिड से काफी सप्लाई मौजूद है। तो वो जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन अचीव होती थी थ्रू द हाई पेइंग कैप्टिव कंज्यूमर और डोमेस्टिक का जो लोअर रेट था, तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो सर्कुलर डेट के जो आउटस्टैंडिंग स्टॉक, जहाँ प्रिंसिपल स्टॉक है, उसमें हमें बिल्डअप उस तरीके से नहीं नजर आता अगर हम जैसे ईएनपीस के उसको रिसीवेबल्स को ट्रैक करें या पीएसओ के ओवरऑल जो सिस्टम के हम सर्कुलर डेट को ट्रैक कर रहे हैं। तो इससे क्या हम ये इंडिकेशन लें कि जो अभी ओगरा ने जितने भी प्राइसिंग रिविजन्स किए हैं, जैसे जुलाई में फिक्स्ड रेट को भी बढ़ाया था, तो इस ये जो एस्पेक्ट है कैप्टिव वाला, ये भी उसमें प्राइसिंग एडजस्टमेंट पास थ्रू हो चुकी है, क्योंकि क्रॉस सब्सिडाइजेशन ना होने की वजह से कोई बिल्डअप जो होना चाहिए था वो उस तरीके से एटलीस्ट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, नजर नहीं आ रहा नंबर्स में। इसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, और पहले अगर आप ये बता दें, एक आध सवाल मेरे और हैं इसके बाद। जी, बस जो पहला, आपको आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी क्लियरली? जी 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 जी, थैंक। ओके, देखिए आरओए जो है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में ये नहीं हो सकता कि हम आरओए खत्म कर दें और बाकी टैरिफ रिजीम ऐसे चलती रहे। अगर ये आरओए एड्रेस होगा तो फिर पूरी रिजीम चेंज हो जाएगी। देखिए अभी जो है इस पे हम पिछले 10 साल से बात कर रहे हैं। आई हैव बीन पार्ट ऑफ नंबर ऑफ सेशंस के लिए ये एक इनएफिशिएंट वे है कि रिटर्न ऑन एसेट दे दिया जाए। लेकिन आप लोग, अगर आपको वासिद इसका बैकग्राउंड पता हो, तो ये सिंस 1989 ये वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के कोवेनेंट्स थे जिनसे ये आरओए ड्राइव हुआ था। जब उन्होंने इन दोनों कंपनी को फंड किया था पाकिस्तान दिखाने के लिए ह्यूज ट्रांसमिशन, तो उस वक्त इन दोनों बैंकों को अपने रिटर्न की भी अल्टीमेटली हाउ टू आईएमएफ जिस तरह करता है कि हाउ टू एश्योर द रीपे, तो तब उन्होंने कोवेनेंट्स डाले थे कि ये रिटर्न होंगे तो कंपनीज रीपे कर सकें। अब वो चूंकि ओवरऑल रिजीम है, यू आर वेरी राइट, ओगरा हैज एंगेज्ड अ कंसल्टेंट केपीएमजी which is working on the new device करें कि आरओए को क्या करें। 2018 में अगर आपको याद हो केपीएमजी ने जब एक्सरसाइज की थी बीओजी बेंचमार्किंग की और आरओए की, तो ये हुआ था कि 17 और 17.5% के आरओए से वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे चला गया, 73 पे चला गया था। डेट मार्केट 70% है। इस वक्त भी जो रिटर्न हमें मिलता है, आपने देखा पिछले सालों में हमें 21% 25% भी रिटर्न मिलता है। वो इसलिए था कि जब डेट मार्केट गई थी ऊपर, जब काइबोर 22 तक गया था, डेफिनेटली उसका पोर्शन 70% था, लेकिन अब 10.5 पे आ गया है, तो अब हमें जो है वो शायद 19% आ जाए। तो ऑलरेडी वो जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो ऑलरेडी लिंक हो गया है परफॉर्मेंस से कंट्री की, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या चाहे वो डेट मार्केट हो। तो खत्म करना मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है। लेट्स सी, ओगरा से आज सुबह हमारी एक मीटिंग हो रही थी मिनिस्टर और के साथ, जिसमें ओगरा भी था। ओगरा ने कहा कि उन्होंने कोई ड्राफ्ट प्रपोजल उनको सबमिट किया है, बट अभी तक वो किस शक्ल में है, हाउ इट विल कम बैक, क्योंकि इसमें देखिए पब्लिक हियरिंग्स भी होंगी और अल्टीमेटली उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ये क्या होता है। सो थिंग्स आर गोइंग ऑन और इस पे काम हो रहा है, बट होगा क्या, रिजीम चेंज होगी। ये नहीं हो सकता कि आप देखें, अगर आप ओवरऑल रिजीम देखें, मुझे रिटर्न मिलता है, मेरी यूजी बेंचमार्क होती है, मेरी एचआर कॉस्ट बेंचमार्क होती है, मेरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेंचमार्क होता है, यस टैक्स है, फाइनेंस कॉस्ट में जेब से देता हूँ, रेस्ट एवरीथिंग इज पास थ्रू, ठीक है। अब उस पर भी होगा, हमें बहुत सी जगह पे इम्पैक्ट कर रहा होता है जो हमारी बॉटम लाइन को इम्पैक्ट करता है। तो आप एनालिस्ट हैं, आपको पता होगा कि ये नहीं हो सकता पिक एंड चूज, ये चेरी पिकिंग नहीं हो सकती। जो होगा वो ओवरऑल सनेज पूरा टैरिफ रिजीम चेंज होगा। अच्छा, ये आपकी हफ्ते को क्वार्टरली मीटिंग आ रही है, क्या था रिजल्ट आएगा? ये कचहरी की बात, क्वार्टरली मीटिंग है ना आपका? हाँ, ओके, उसका क्या था रिजल्ट आता है? क्या सवाल बता दीजिए आप। मालूम बता देते हैं, बेहतर है, जो भी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मुस्कुरा दिया ना, हम चुप रहे, हमारे क्षेत्र इस पे डिपेंड करेंगे ना आगे क्या रेट। इंशाल्लाह वो तो पता चल जाएगा ना आपको मंडे को, बेहतर है थोड़ा ये मंडे को पता चल जाएगा इंशाल्लाह। जी अमीन साहब, मैंने एक और क्वेश्चन इसके बाद किया था, वो था रिगार्डिंग द क्रॉस सब्सिडाइजेशन, जैसे आपने बताया कि हमें बहुत 74 बिलियन क्रॉस सब्सिडाइज करता था सीपीपी हमारे ओवरऑल। तो असल में देखें होता क्या है, ओगरा जब मेरी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट डिटरमिन करता है, तो उसका इम्पैक्ट जब हम निकालते हैं रुपी पर पर एमएमबीटीयू, तो अब चूंकि ऑलरेडी वो तो कस्टमर अफेक्ट हो चुका है, तो इसलिए बाकियों को उन्होंने फिर अपलोड किया।
थोड़ी सी इंडस्ट्री की प्राइस 2100 से 2300 कर दी थी, पावर को 1100 से 1300 कर दिया था और प्लस फिक्स चार्जेस भी बढ़ा दिए थे। तो अल्टीमेटली मेरी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट हो गई थी। तो यस, लेकिन वो जाहिर है वो अब वहां पे तो क्वेश्चन है नहीं ना, उसको तो मैं ऑलरेडी 3500 पे ले हूँ, प्लस 500 से 600 की लेवी लगा रहा हूँ। तो अब आगे हमारे लिए चैलेंज होगा कि हम किसको फिर अब जो है वो करेंगे, लोड करेंगे अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं तो इसलिए ये सब देखने की जरूरत है। बट ये जरूर है, आपने बड़ा सही सवाल किया कि ईएनपी कंपनीज के कैश फ्लोज भी मतलब पॉजिटिव हैं और इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो और हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि 100% पेमेंट करनी है हमने ईएनपी की। इवन मुझे प्रोजेक्ट्स रोकने पड़े हैं, मेरी फाइनेंस टीम में बैठी है, दे नो इट, एंड माय सन इज अ फाइनेंस गाय एंड वी मेक श्योर कि वी हैव टू पे देम 100%। ठीक है, ईएनपी पे कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं उसके ऊपर। इसमें जैसे आपने बताया था कि 180 MMCFD से 100 MMCFD पे आ गए, तो अराउंड 45% का डिक्लाइन। और लास्ट टाइम जो आपकी जब ये इसके इनिशियल फेज में था उस वक्त भी तकरीबन 40% का रिडक्शन बताई थी आपने। तो ये प्रोग्रेसिवली क्या बढ़ रही है कि मतलब अभी जैसे फॉर एग्जांपल जो रिमेनिंग रह गए हैं कैप्टिव्स के ग्रिड पे, उनके लिए भी गवर्नमेंट की पॉलिसी तो यही है कि वो कम्प्लीटली डिसइंसेंटिवाइज कर दें उसको। तो जब वंस इट गेट्स कम्प्लीटली डिसइंसेंटिवाइज्ड, उसकी वो जो प्रीमियम भी है उसके ऊपर वो भी 5% से इंक्रीमेंट जो है वो बढ़ता रहेगा। तो ये जो रह भी गए हैं अभी, मतलब हमें क्या वुड इट बी राइट टू अज्यूम कि जो रिमेनिंग 100 MMCFD है टेक्निकली ये भी जीरो पे आ जाएगा इवेंचुअली, जो गवर्नमेंट का टारगेट है ऐसा नहीं बारिंग फ्यू? अभी भी देखिए, अभी भी ये डिस्कनेक्ट नहीं हुए, दे आर नॉट डिस्कनेक्टेड, दे हैव जस्ट रिड्यूस्ड देयर ऑफटेक्स। अब उनके पास अल्टरनेट क्या है, लेकिन या तो वो नेशनल ग्रिड पे जाएं या के इलेक्ट्रिक के पास जाएं या फिर अपनी रिन्यूएबल्स पे जाएं। तो वो भी कोई आसान नहीं है। के इलेक्ट्रिक ने जो एस्टिमेट्स उनको दिए हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट है भी, तो और जाहिर है हर कोई अपना देखे वो देख रहा होता है कि वो कमर्शियली क्या इतना वायबल है, किसी के पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो ये इससे नीचे नहीं जाएगा मेरे ख्याल में। और एक्चुअली बहुत सी देखें अटेम्प्ट्स हो रही है आईएमएफ के साथ, हो सकता है कि ये लेवी भी एड्रेस हो जाए। इसमें भी क्वेश्चन भी है कि कौन सा रेट लगना है, पी का रेट लगना है या B3 का रेट लगना है। तो इंडस्ट्री इज वर्किंग देयर सेल्स, बहुत सारे फोरम पे बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम डिवीजन, फाइनेंस, हम खुद काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये शायद इम्प्रूव हो जाए। देखिए इशू एक और भी है कि इंडस्ट्री जब पावर सेक्टर के पास जा रही है, एक तो अनइंटरप्टेड सप्लाई जो है पावर की वो अश्योर कोई नहीं कर रहा। ऑल सडन वो मतलब आपने हमारे भी कहते हैं कि ऑल सडन जो है, और बाद जगह तो ग्रिड ही नहीं है कि जो लोड शेडिंग होती है तो बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए और कुछ उसमें नैनो सेकंड का टेक्निकल भी कोई वो लैग आता है जिसको शायद एड्रेस नहीं हो पा रहा। और इसके अलावा अगर वो जो अल्टरनेट पे लोग जा रहे हैं वो भी अल्टरनेट भी, चूंकि रिन्यूएबल जो है वो एक नेचुरल उसके साथ अटैच है। तो आई डोंट सी कि इससे नीचे जाएगा। दैट एक्चुअली दिस इज द मिनिमम वी हैव सीन। मे बी सही कह रहा है। बेसिकली जो बात I'll just जो ये बात है कि पर्सन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं फर्दर। जी जी बेसिकली जो कुछ काफी सारे जो है वो टेस्ट एंड ट्रायल इन बिटवीन हुए, मतलब इंडस्ट्रियल्स ने काफी सारे अटेम्प्ट किया, सोलर भी ट्राई किया उन्होंने, और उसके बाद जो है बायोगैस के ऊपर भी बहुत सारे अटेम्प्ट हुए। लेकिन इवेंचुअली जो अल्टीमेट जो रिजल्ट निकल रहा है ना, वही कि जो नेचुरल गैस से जो फायदा होता है, जिस एफिशिएंसी के साथ वो जनरेशन कर पाते हैं, और जिस तरह से उनका अनइंटरप्टेड जो पावर सप्लाई चलती है, और जिस तरह से उनका मॉडर्नाइज्ड और जितना सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो उनके लिए जो की रिक्वायरमेंट है दैट इज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल थ्रू सेल्फ जनरेशन ऑफ, और वो सेल्फ जनरेशन जो है जो मोस्ट एफिशिएंट है वो थ्रू नेचुरल गैस ही है। बायोगैस के अपने इश्यूज हैं, सोलर के अपने इश्यूज हैं, ग्रिड के जैसे अमीन साहब ने कहा कि जो नैनो सेकंड का एक हैंडीकैप है उनके यहाँ पे हमारे पास पावर के अंदर, उसके लिए भी एक बहुत हेफ्टी किस्म की इन्वेस्टमेंट चाहिए ताकि वो उस नैनो सेकंड का जो लैग है उसको ड्रेस अप कर सके, और जो ड्रेस अप जो इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, वो इक्विपमेंट को जो है सप्लाई की जा सके। तो मतलब ये सारे जो बेनिफिट हैं गैस के देखते हुए, इस वक्त काफी सारे जो इक्विपमेंट जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो समझदार इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, despite the cost is higher, but still they are looking, I mean they are seeing lot of benefits of using natural gas, और इसी वजह से वो अभी तक उससे शिफ्ट नहीं किए हैं। बहुत शुक्रिया।
आई एम श्योर बाकी लोगों को भी सवाल करने होंगे, मैं बस क्विकली रैप अप कर दूंगा। मेरा एक सवाल ये था, आपने जैसे बताया कि 180 MMCFD से 100 MMCFD आए, तो इस ये जो 80 MMCFD का डिक्लाइन है, इसकी आप बता सकते हैं कि इन 80 MMCFD की क्या एलोकेशन की गई है, इसमें से कितना जो है वो डोमेस्टिक को डाइवर्ट हुआ है? और दूसरा जो आपकी UFG है, उसमें UFG में जैसे आपने कहा कि जब कैप्टिव्स में, क्योंकि UFG उस तरीके से होता नहीं है, डोमेस्टिक में आपको UFG की हिट आती है, तो ये जो डाइवर्जन जितनी भी हुई है, एक तो वो क्वांटम कितना है, और उसकी वजह से UFG में आपकी क्या असेसमेंट है कि कितना इंक्रीज जो है वो इस डाइवर्जन की वजह से आया है, और आगे जाते हुए इस पे UFG पे आपका क्या आउटलुक है बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर एज वेल, ये जो आपकी डाइवर्जन हुई है? और एक चीज इसमें बेसिकली भाई साहब इसमें हो ये रहा है कि एक नेचुरल डिप्लीशन भी ओवर द ईयर्स सामने आ रहा है। पिछले साल हमारे पास जो अवेलेबल गैस थी वो 730 MMCFD थी, जो इस वक्त गिर के 650 हो गई है। तो मतलब एक जो नेचुरल डिप्लीशन है और जो उसके साथ एक सेक्टर का डिप्लीट होना है, तो सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन ही है। तो डोमेस्टिक में ऑफ कोर्स नेचुरली जो जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वॉल्यूम है वो डोमेस्टिक में डाइवर्ट हो रहा है, लेकिन होपफुली UFG पे इसका इतना सिग्निफिकेंट असर नहीं आएगा, जितना जितना जो फर्क और जो इफेक्ट आना है वो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ही आएगा। तो इंशाल्लाह ताला वी विल कंट्रोल द UFG। देखिए, इस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इस वॉल्यूम को हमारी कोशिश है कि इलेक्ट्रिक और नेशनल सिटी कॉम्प्लेक्स को डाइवर्ट करें, लेकिन टेम्परेरी तो ऑफ कोर्स डोमेस्टिक में भी जा रहा है। प्लस हमने इंडस्ट्री को जो है, जो प्रोसेस इंडस्ट्री है, उसको कोशिश की है कि उसको मैक्सिमम पे ले जाएं। देखिए, कोई बना एक जमाने में सैटरडे संडे हम इंडस्ट्री बंद करते थे, इस वक्त 24/7 हम इंडस्ट्री को गैस दे रहे हैं। पर्पज यही है कि टू मीट देयर रिक्वायरमेंट, ताकि हमारी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट भी मीट होती रहे और हमारे लॉसेस भी कम हो। 6 महीने हो गए हैं, क्योंकि ये इसकी जो डेडलाइन थी, लेवी लगना शुरू हुई है फ्रॉम फरवरी, तो जो इम्पैक्ट आना था वो आ गया। और UFG भी अल्हम्दुलिल्लाह देखिए जून 25 में हम अगर ओबरा हमें वो अनाउंस दे देता तो हम वही के वही 10% के अराउंड थे, which would have been the, तो कोई जैसा सही ने बताया कि वो कोई मेजर इम्पैक्ट इंशाल्लाह नहीं आएगा। राइट, एंड जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन, जो आपने सर्कुलर रेट के बारे में कहा कि इसके ऊपर काम चल रहा है, ये अभी रिसेंटली जैसे न्यूज़ में जो है वो आया था कि एक प्लान जो है बनाया गया है और गवर्नमेंट के लेवल पे अंडर कंसिडरेशन है, जिसके 3 हिस्से थे। एक जो है वो पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाना था, और फिर ENP कंपनीज के डिविडेंड्स थे, और तीसरा जो आपके कार्गोज के डाइवर्जन से, LNG कार्गोज के डाइवर्जन से जो सेविंग्स होंगी। आप क्योंकि एक मेजर स्टेक होल्डर हैं इस पूरी चेन में, ये जो सर्कुलर डेट की चेन है, तो इसमें आप कोई अपडेट शेयर कर सकते हैं कि एक्चुअली किस स्टेज पे ये डेवलपमेंट, या हम कितना कोई इंडिकेटिव टाइमलाइन अगर शेयर कर सकें? आई एम श्योर कि इसमें आप कोई ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकते, लेकिन कोई अगर ब्रॉड रेंज भी बता सकें, कितना टाइम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसमें ये एक्चुअल मटेरियलाइजेशन की तरफ जाएगा? बाकी उसके अलावा थैंक्स अ लॉट फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। बाकी तो दोनों चीजें अगर सोचनी है, जो डिविडेंड वाला एलिमेंट है, उसकी जो नीति है वो काफी सिग्निफिकेंट है, बिकॉज ENP इसको काफी बड़ा इस पे ना वो लेना पड़ेगा ब्रांड। सो बट वो भी काफी फाइनल स्टेजेस पे है, एंड अल्टीमेटली दैट विल आल्सो बी डन। वी ऑल नो कि उसका कैश फ्लो पे तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये है कि हमारे GTS रिसीवेबल बैलेंस शीट से जो है एक सिग्निफिकेंट चंक जो है वो निकल जाएगा। और तो that's I think working is being done और quite vigorously हो रही है। क्योंकि पावर पे ज्यादा एम्फेसिस था, पावर का जो सर्कुलर डेट था और वो एड्रेस हो गया है, तो नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द गैस सर्कुलर डेट। तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 3 महीने में हो जाना चाहिए। अच्छा सर, okay, we'll read out some questions from the chat box. So the first question is, what was the reason? This question is from Abdul Wahab. What was the reason for higher tax charge in the April to June quarter as compared to earlier quarters? I think you mentioned in your presentation because of the turnover tax. And further answer this here. Another question is, what is the reason for increase in advanced taxation from 13.8 billion to 48.7? ठीक है, एडवांस टैक्सेशन जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, प्लस FPR के साथ हम जो कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ हम वक्त से पहले भी थोड़ा सा पे कर रहे होते हैं। देयर आर रीजंस, तो कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है, बट अल्टीमेटली इट हैज टू बी एडजस्टेड। इनकम टैक्स के जो हमारी एनुअल एस्टिमेटेड लायबिलिटी होती है, उसके अगेंस्ट हम वी आर पेइंग इन क्वार्टर्स। तो एक्चुअलाइज सम टाइम वो नहीं होता, बट इट अदरवाइज बिकम्स अ रिफंड, और फिर वो हमें FPR कंपनसेट भी कर देती है। Okay, another question from Abdul Wahab. With the fall in interest rate, what is the expected rate of return liable on the assets in FRR if the interest rates remain at this level?
देखिए अभी तो हम जो अकाउंट्स बना रहे हैं जो लास्ट वका समय 21.25 दैट्स द एस्टिमेटेड। ओगरा ने चूंकि हमारी 25-26 की एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिक्वायरमेंट ऑलरेडी डिटरमाइन कर दी है, तो डेफिनेटली वो सारे फैक्टर्स को लेके उसने ERR 25-26 में हमें क्या रेट Same rate. तो 21.25%। Okay, we'll now take question from Akil and BP Funds. Akil, please unmute yourself and proceed with the question. Assalamualaikum sir. Sir, my first question is regarding your results. And normally आपकी जो फर्स्ट क्वार्टर होता है लास्ट 2 ईयर से वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग आती है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के अंदर में कोई स्टेबल किस्म की अर्निंग या बिल्कुल ही ना होने के बराबर अर्निंग होती है। और फिर फोर्थ क्वार्टर में तो आपने टर्न ओवर टैक्स का जैसे बता दिया। फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा क्या होता है कि 6-7 रुपए की या 5.5 रुपए की एक साथ अर्निंग आ जाती है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन सर, आपका जो मीटर इनकम है ये ऑपरेटिंग इनकम में शामिल होती है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम में शामिल होती है? एंड थर्ड क्वेश्चन ये है कि एसएसजेसी जो अल्टरनेटिव एनर्जी है 10 MMCFD, सर ये आप क्या डोमेस्टिक जो आप टारगेट कर रहे हैं कि नए नए लोगों को कनेक्शन देंगे उनको सेल करेंगे या इंडस्ट्रियल्स को सेल करेंगे? तो ये 3 क्वेश्चन मेन है, बाकी भी 1-2 होंगे तो मैं पूछ लेता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वार्टर हमारा नॉर्मली इसलिए भी बेहतर होता है कि वो विंटर का प्रेशर नहीं आता, तो यूएफजी के नंबर्स क्योंकि बेहतर होते हैं तो इसलिए वो उस क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। फ्रॉम अक्टूबर एंड आप कह लें कि विंटर जब स्टार्ट होता है बलूचिस्तान में डाइवर्जन होती है तो डेफिनेटली यूएफजी के नंबर्स उस और एंड विंटर नॉर्मली हमारा 4 महीने का होता है, नवंबर टू फरवरी, एंड समटाइम्स वो जो है एक्सटेंड भी हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट इन दोनों क्वार्टर्स पे पड़ रहा होता है। एंड अल्टीमेटली फिर लास्ट क्वार्टर में तो ये होता है कि एक तो अगेन विंटर ओवर हो जाती है और प्लस हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी मटेरियलाइज हो रहे होते हैं। पहले बीच में जो 2 क्वार्टर्स हैं उनमें प्रोजेक्ट्स एस्टिमेटेड नंबर्स पे हम रिटर्न कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो एंड में हमें अंदाजा हो जाता है कि वी आर क्लोजिंग। तो ये तो आपका पहला सवाल हो गया। मीटर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं या मीटर रेंट की बात कर रहे हैं आप? मीटर रेंट मीटर मैन्युफैक्चरिंग Meter manufacturing is non-operating. So as per tariff regime, 50% goes to bottom line and 50% offered back to the customers or Ogra. अच्छा, AE का जो आपने कहा कि AE is purely for industrial customers. AE is not for domestic, क्योंकि वो AE जो सेल करेगा और डोमेस्टिक को तो नॉन रेगुलेटेड बिजनेस में सेल हो भी नहीं सकता। ये तो 35% का जो फॉर्मूला है वहां से ये गैस अवेलेबल होगी और अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल कस्टमर ही को टारगेट होगा। तो सर ये बताएं आप कि जैसे मैं एक कनेक्शन लेता हूँ, आपने बताया ना कि लाइन वही होगी मगर जो मीटर होगा उसके हिसाब से जो है वो कितना फर्क है? आम तौर पर आम तौर पर हमें जो है ना एक छोटी सी फैमिली जो 5-6 बंदे हैं उसको नॉर्मली 800-900 हज़ार रुपए मिला, तो जो RLNG का है उससे ज्यादा आएगा या कम आएगा? देखिए अगर सेम कंजम्पशन पे आप जाएंगे तो ज्यादा आएगा। ज्यादा कितना ज्यादा है? मतलब आप समझ लें कि अगर आपको पहले 1000 रुपए आ रहा था तो 2,500 से 3,000 रुपए आएगा। ऐसा क्यों? सेम नहीं, देखिए अब जब आपको मालूम है एक चीज महंगी हो गई है तो आप कंजम्पशन, पहले आप खुले दिल से शायद चूल्हा जला देते हो यार, सारी रात चूल्हा जलता रहता है, तो अब नहीं होगा ना ऐसा। तो अब आपको एक चीज महंगी होगी तो आप उसको जरा कंजर्वेटिव होकर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पाइपलाइन गैस घर में मिल जाए। देखिए मुल्क में सईद ने पहले बताया जो डिप्लीशन है 8 से 10% जो हमें अल्लाह ने एक नेचुरल रिसोर्स दी थी जिसको हमने चूल्हों में जला दी। देखिए हमारी बिजनेस में हम कहते हैं कि ये एक खुदा ने आपको एक नेमत दी थी जिससे इंडस्ट्री चलानी चाहिए थी, जिससे बिजली बनाते आपने चूल्हों में जला दी, खाद भी बना रहे, चूल्हों में तो नहीं जलाना चाहिए तो इसलिए अब वो, लेकिन अब हमने बहुत सोच विचार के बाद प्राइम मिनिस्टर का इनिशिएटिव था कि ये ओपन करने ही है कनेक्शंस। तो उसके बाद ये हुआ कि एलएनजी जो मुल्क में आ रही है और ये वो गैस जो अवेलेबल है, जब आपको मालूम होगा बिल ज्यादा आ रहा है तो आप उसको सामान अकॉर्डिंगली करेंगे। मगर मैं तो ये समझता हूँ एज ए डोमेस्टिक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से कि ये बहुत ज्यादा है, तो नहीं होना चाहिए। देखिए एलएनजी की प्राइस है ना, एलएनजी की प्राइस है, अब नहीं होना चाहिए तो फिर आप एलपीजी इस्तेमाल कर जो 30% ज्यादा महंगी है, जो आप पिछले 4 साल से इस्तेमाल कर रहे थे। नए घर जो बन रहे हैं उनमें कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा था, ये योर चॉइस। आपको तो आपको घर के डोर स्टेप पे आपको पाइपलाइन गैस दे रहे हैं, और क्या चाहिए आप? अगर आप चाहते हैं वही गैस वही है मगर नाम जो है उसका नहीं गैस वो नहीं है। आपको देखिए हम आप तक पहुंचाते हैं, उससे पहले एक महंगी गैस खरीदते हैं और सिस्टम में को मिंगल करते हैं, को मिंगल करके वो भी ओगरा की स्पेसिफिकेशन को मीट करते हैं,
ताकि वरना ये गैस अगर इसी तरह आपके पास आ जाए, आपको याद होगा कुरंगी में एक आग लग गई थी रमजान के आखिरी रमजान में लगी थी, जो 4 महीने तक चलती रही। इतना आसान नहीं होता गैस को सेफ तरीके से आप तक पहुंचाना। लेकिन हमारी वजह से नहीं लगी। आपने मैं वैसे नहीं, मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ, मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि अगर गैस को प्रॉपर ट्रीट करके आप तक ना पहुंचे तो आपके चूल्हों में से जो है ना वो पता नहीं क्या कुछ निकलना, लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा, जिसको कंडेंसेट कहते हैं। मतलब तो ऐसा नहीं है, ओबरा के स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको मीट करके गैस आप तक पहुंचाई जाती है ताकि सेफ्टी के साथ आप तक पहुंचे। ये अगर आप बोलबीसी को देखें, पीपीएल को देखें, पोल को देखें, तो वो तो इतनी डिस्कवरी हुई, तो वो गैस कहाँ जा रही है? नहीं, उसमें बाद मरतबा अनाउंस हो जाती है डिस्कवरी, वो स्पेक गैस नहीं होती है। अभी कलाद में जो है बहुत गैस निकली है, लेकिन उसकी जो बीटी यूज होती है ना, जो एनर्जी है वो 450 है, ओबरा की मिनिमम 950 है। तो वो अब वो कहीं पे अब लोग बाउजर के थ्रू भी सीएनजी स्टेशन भी चल रहे हैं, फ्लेयर कर लेते हैं। तो ये जो रिकवरी डिस्कवरी हो रही है बहुत छोटी छोटी है, तो ये कंपनसेट हो रही है, वरना शायद जो है डिप्लीशन और ज्यादा होती। तो ये कंपनसेशन के बाद हम 8% के नंबर पे आ रहे हैं, ये नेट जो है डिप्लीशन है, अदरवाइज बहुत थोड़ी सी कंपनसेट होगी। सर ये 10 MFCFD का जो आपने जिक्र किया सर, वो आप शायद परहैप्स पीपीएल ने हिंट दिया था कि वो शायद आप उन्हीं से ले रहे होंगे। तो सर आप इंडस्ट्रियल क्या 10 MFCFD टोटल 10 MFCFD एक ही किसी मतलब कंपनी को सेल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मेरे पास देखिए, हाँ यस, क्योंकि हमने इसका एक टेंडर किया था और टेंडर के अगेंस्ट लोगों ने बिड किया और हमने उसमें जो हाईएस्ट बिडर्स थे उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और 10 का देखिए कस्टमर बड़ा मुश्किल से मिलता है, किसी ने 1 MMCFD लिया, किसी ने 2 लिया, तो अल्टीमेटली द नंबर ऑफ कस्टमर्स टोटली 10 MMCFD। लेकिन हम अगर आएगा तो अच्छा रेट लेकर आएगा तो yes, if one customer comes with a good rate at the highest rate, so that's even better for us कि हम एक ही टारगेट कस्टमर होगा तो हमारे लिए इजी होगा। बट वी कैन सेल टू वन, वी कैन सेल टू मैनी, इट्स ऑल ओके सर अगेन लास्ट क्वेश्चन सर, जैसे आपने वैक का जिक्र किया कि आप FY26 का रिजल्ट 21.25% के हिसाब से बना रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर ब्रीफिंग में आपने कहा था कि काइबर का रेट बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से हो सकता है वैक 19% हो जाए। तो इसके अंदर क्लियरिटी दे देंगे कि ये 21.25% होगा FY26 का या 19% के करीब होगा? देखिए वैकॉम का जो फॉर्मूला है, सॉरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, वो डिफाइंड है कि 10 साल के जो डेट और इक्विटी का डेटा है, ये 21.25 जो है ये एस्टिमेटेड नंबर है। और ओबरा ने ये एस्टिमेट हमें दिया था जब वो मई में उसने हमें 25-26 की एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की डिटरमिनेशन दी थी। तो चूंकि अब इसके फैक्टर्स चेंज हो गए हैं और जब तक FRR आएगी 25-26 की, तो वी विल सी वेयर इट स्टैंड्स। फिर ओबरा एक्चुअलाइज करता है नंबर्स को। तो हम तो एक एस्टिमेट बात कर रहे हैं। और देखें अब अगर 10.5 पे चला गया कैबोर और 10 तक चला गया तो नेचुरली उसका इम्पैक्ट तो आएगा। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज अगर 170,000 है और 2 लाख तक चला जाता है तो वो किसी हद तक उसको कंपनसेट करेगा। तो इट विल ग्रो अराउंड 20% मेरे ख्याल में। Thank you. Please, a few questions from our side. So one of the question is, हमने ये देखा था, आपने बताया कोई 40 अरब रुपए तक आपने हाईएस्ट एवर कैपिटलाइजेशन की है लास्ट ईयर, एंड अगेन फॉर नेक्स्ट 2 years you are expecting same 2500 किलोमीटर लाइन कैपेक्स। सो कैन वी अज्यूम कि अगले 2 साल भी आपकी जो कैपिटलाइजेशन होगी एसेट्स की, दैट विल कंटिन्यू टू रिमेन इन द रेंज ऑफ 40 बिलियन? बट आपने ये भी कहा कि आपने अपनी शायद पाइपलाइन की जो स्ट्रक्चर है वो भी तो चेंज किया है, पहले स्टील के या आयरन के पाइप थे तो आपने वो सिंथेटिक पाइप पे चेंज कर दिया है। तो व्हाट्स द डिफरेंस उसका टेक्निकली सही पे जवाब दे देंगे। फ्रॉम कमर्शियल पर्सपेक्टिव the plan is to keep capitalization of around 40 billion, but of course it all depends on my cash flows. It's America, I have a lot of pressure to pay E&P companies 100%. उसके साथ शायद मेरे लिए 40 बिलियन करना will become a real challenge, क्योंकि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट्स भी हैं, पाइप हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं मोस्टली। So it all depends, but the plan is कि 2500 किलोमीटर हमने पर ईयर रिहेबिलिटेट करना है। और जो सही ने कहा कि जब हम पाइप रिहेबिलिटेट कर रहे हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स, मतलब हमारे पास ज्यादा गैस अवेलेबल हो रही है, एफिशिएंटली लोगों को गैस मिल रही है, बिजली कम हो रहा है, चीपर है। तो हम ओवरऑल प्लान तो यही है। और हमने चूंकि अंडर द SOE एक्ट अब हमें CMU जो है, जो सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट है फाइनेंस डिवीजन है, उसको हमने 3 साल का बिजनेस प्लान देना होता है।
प्लान हम लोग 40 बिलियन के हिसाब से दिए हुए, बट इट ऑल डिपेंड ऑन द कैश फ्लोस, हाउ टू डू। तो तकरीबन कितना अज्यूम करना चाहिए फॉर मॉडलिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, हाउ मच एसेट? मेरे ख्याल में एटलीस्ट 30 का 38 हमने किया है सर, ठीक है, 30 तो करना ही चाहिए। दैट्स कितना ही करते हैं, सही बात है, वो है रीजन नहीं कि जो हमारे पिछले साल के जो बलुचिस्तान के प्रोजेक्ट्स पेंडिंग रह गए थे, हमने थोड़े से अपने गियर्स चेंज किए। इंस्टेड के अटेंडिंग बाय आवरसेल्व्स हमने उसको आउटसोर्स करने के लिए वो किया, और रिस्पांस केम वेरी सैटिस्फाइड। मतलब 3-4 कंपनियां जो थी और अच्छी कंपनीज ने विलिंगनेस शो की कि हम ये प्रोजेक्ट करने देते हैं। तो मतलब वो जो बलुचिस्तान का एलिमेंट है जो तकरीबन 10 बिलियन का है, जैसे अगर वो हो जाता है तो आई एम वेरी मच कंफर्टेबल कि यहाँ पे जो रिहैबिलिटेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं दैट विल बी डन इंशाल्लाह ताला। मतलब क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखें तो 40 बिलियन। Okay, one further clarification point जो वाकिफ ने क्वेश्चन किया था रमजान से, जो गैस सेक्टर सर्कुलर डेट से रिलेटेड गवर्नमेंट का प्लान बीच में न्यूज में भी आया था कि 3 डिफरेंट ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन एट द सेम टाइम। उसमें एक पीडीएल वाला ऑप्शन था, एक आरएलएनजी जो हमने डाइवर्ट किया उसकी सेटिंग यूटिलाइज करना, एंड थर्ड जो है डिविडेंड वाला था। आपने डिविडेंड वाले पे कमेंट किया था कि क्योंकि उस पे कुछ ऐसी चीजें हैं कि वो बहुत जल्दी फाइनल हो सकता है। सो द रेस्ट ऑफ द 2 ऑप्शंस, क्या वो गवर्नमेंट उन पे ऑन बोर्ड है, आईएमएफ ऑन बोर्ड है? देखिए पीडीएल तो पावर का है, इट्स नॉट विद द गैस सेक्टर, दैट्स वो हमारे, और यहाँ पे पेट्रोल वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लग रहा है तो वो शायद ऑयल रिलेटेड है, इट विल नॉट कम टू द गैस सेक्टर। जो सेकंड जो है उसका भी डायरेक्ट आरएनजी डाइवर्जन से कैश फ्लो बेहतर होंगे सर, मतलब वो एसएनजीटीएल स्पेसिफिक इशू है, बिकॉज उनका प्रॉब्लम ये हो रहा है कि दे आर बाइंग एक्सपेंसिव गैस एंड दे डोंट हैव अ कस्टमर, सो दे आर डाइवर्टिंग टू डोमेस्टिक। तो उससे वो जो सर्कुलर डेट उनका जमा हो रहा था कि वो पीएसओ को पेमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि टारगेट कस्टमर को जा ही नहीं रहा था। उनकी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट बढ़ रही थी, तो क्योंकि वो एलएनजी डोमेस्टिक में जब बेचते हैं तो बिल एलएनजी नहीं करते, बिल डोमेस्टिक करते हैं। तो वो जो डेल्टा है उसको हम डाइवर्जन के तौर पे वो ओगरा नोटिफाई करता है। तो टू दैट एक्सटेंट जो इन्फ्लेट हो रहा था नॉर्दर्न के लिए वो कम हो जाएगा। एक्चुअली जो न्यूज आइटम पब्लिश हुआ था उसके अंदर इट वाज मेंशन कि तीनों डिफरेंट ऑप्शंस की जो सेविंग है क्यूमुलेटिवली यूज होगी फॉर द गैस सेक्टर सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन। उसके बाद आज फिर एक और खबर थी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से गवर्नमेंट प्लान कर रही है फाइनेंसिंग का, वो यूज कर सकते हैं फॉर द रेजोल्यूशन। सो मल्टीपल ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन। मतलब इन योर व्यू, इन योर एक्सपर्ट ओपिनियन, व्हाट डू यू थिंक which way government can adopt or should adopt to clear the way for circular? मेजर इशू ये है कि जो ईएनपी कंपनीज हैं, whether they are local ENP companies or foreign ENP companies, if you look at their receivables, they are very तो सप्लाई चेन को वाइब्रेंट करने के लिए इसको रिजोल्यूशन ये होगा जहाँ पे कैश अल्टीमेटली अवेलेबल हो। पावर में भी आपने देखा कि वहां पे अल्टीमेटली 1.7 ट्रिलियन या 1.3 ट्रिलियन का जो इनटेक हुआ और सीडीडी पे लोन हुआ। तो यहाँ पे ये एक चैलेंज हमारे लिए कि कैश इनटेक कहाँ से आएगा। डिविडेंड वाला इशू से भी कैश नहीं घूमेगा, इट विल बी जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री है। मेरा जीडीएस क्लियर हो जाएगा, उनका रिसीवेबल क्लियर हो जाएगा, मेरा पेबल क्लियर हो जाएगा, उनका डिविडेंड पेबल क्लियर हो जाएगा। तो ये तो प्योरली अकाउंटिंग हो। तो देखना ये है कि कैश कहाँ से सिस्टम में आएगा। तो दैट्स स्टिल नॉट वेरी क्लियर एक्चुअली। सर ये जो लो क्रूड ऑयल प्राइसेस है अभी, ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है सर्कुलर डेट के सेटल होने का, क्योंकि कॉस्ट को कम होगी और सेलिंग प्राइस। पाकिस्तान में ऑयल सेक्टर में तो सर्कुलर डेट है ही रहता है, पाकिस्तान हमारी कॉस्ट भी तो कम हो जाएगी। वो हमारी जो बेस जो अपस्ट्रीम की प्राइस है उस पर इम्पैक्ट हो, क्रूड कम होगा तो हमारी क्योंकि बेस प्राइस क्रूड होती है, एचएसएफ होती है, उस पर इम्पैक्ट आएगा, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम हो जाएगी और सेलिंग प्राइस वही रहेगी। तो नहीं, वो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट डिटरमिन करता है। जिस तरह अभी अब देखें ना, हमारी जो आरईआरआर की डिटरमिनेशन होगा ने कर दी है और 31 दिसंबर तक उन्होंने प्राइस पे डिसीजन लेना है, तो हो सकता है कोई प्राइस ना बढ़े। ऑलरेडी लग नहीं रहा कि दोनों कंपनीज की शॉर्टफॉल नहीं आए, लेकिन प्राइस तब बढ़ती है जब शॉर्टफॉल आता है। सरप्लस आ जाएगा तो प्राइस नहीं बढ़ेगी, हमारा डेटा बेहतर हो जाएगा और हमारी सर्कुलर डेट मतलब कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा। यस, देन आई विल पे मोर। जैसे हमने पिछले 1.5 साल में इन एडिशन टू द करंट हमने कोई तकरीबन $150 मिलियन की एक्स्ट्रा पेमेंट की। तो हमारे ऊपर एक और प्रेशर है कि स्विस सदर्न जो है वो फॉरेन कंपनीज से ज्यादा गैस खरीदता है, स्विस नॉर्दर्न नहीं खरीदता। चाहे यूईपी हो, चाहे पोलिश हो, चाहे ईएनआई पहले होती थी, अब वो प्राइम है, पर वो भी मल्टीनेशनल है कि वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। तो उनकी पेमेंट सारी की जो पेट्रोलियम कंसेशन एग्रीमेंट है वो सब डॉलर बेस्ड है।
तो हम उनको उनका प्रेशर एक अलग होता है, जहाँ फॉरेन इन्वेस्टर है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट हमें बहुत पुश करती है कि फॉरेन इन्वेस्टर को तो इस तरह भी वो करें। और हमारा गैस डेवलपमेंट सरचार्ज भी कम हो जाएगा चाहिए, अगर एक्सेस होगा तो जो 550 बिलियन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इम्पैक्ट तो आएगा। सर एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग फ्रॉम द एनालिस्ट पर्सपेक्टिव सर, अगर हम लोग आपकी स्टेटमेंट देखते हैं तो उसके अंदर आपने ब्रेकअप दिया हुआ होता है नेट ऑफ आरओए जो यूएफजी, आपने ये बहुत अच्छी चीज है जो एसएनजीपीएल के अंदर नहीं है, आप लोग ये ब्रेकअप देते हैं। तो सर वो सिंपली यही होता है कि आरओए माइनस यूएफजी या इसके अंदर कुछ और चीज भी आ रही है? क्योंकि अगर FY25 के अंदर ये चीज करूं तो तकरीबन 1 बिलियन का डिफरेंस आ रहा है कि हमारी, अगर हम लोग उसको एस्टिमेट करना चाहें, उसको बैक टेस्ट करें तो 1 बिलियन का डिफरेंस आ रहा है, आपकी अर्निंग उसमें ज्यादा आ रही है। तो ये यूएफजी, अगर मैं अमाउंट भी बता दूं कि यूएफजी तकरीबन 19 बिलियन का डिसअलाउंस वाला जो अमाउंट है, और आरओए, तो इसके अंदर या कुछ और भी आ रहा है? हम कोशिश ये करते हैं कि ट्रांसमिशन और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के तीनों रीजन हैं, तो उनके एसेट्स को अलग करके आरओबी ये भी डिटरमिन कर लें और यूएफजी भी डिटरमिन कर लें। तो इसमें और कुछ नहीं है, इसमें मतलब हम ये सेगमेंट अकाउंटिंग हम कोशिश करते हैं, हम अपने एमआईएस में तो और ज्यादा इसको डिटेल में क्वांटिफाई करते हैं, बट वकास इसमें और तो कुछ नहीं है, जस्ट रिटर्न ऑन एसेट एंड यूएफजी। सर एक और क्वेश्चन था, 1 बिलियन का ये डेल्टा क्यों है सर? ये 5-7 बिलियन आया। हाँ सर, ओके। एक्चुअली हमें ओगरा से जो है हमने एक इमरजेंट एप्लीकेशन अंडर द लॉ जो है, जो मोशन फॉर रिव्यू से पहले वो, तो उसमें हमें 1 बिलियन का जो है वो यूएफजी में बेनिफिट मिल गया था, कुछ जो है, तो एफआरआर वो शायद हो सकता है डिस्क्लोजर में वो क्वांटिफाई ना, एफआरआर के बाद है, डिस्क्लोजर में था लेकिन एफआरआर में सेपरेट। इफ यू आर कंपेयरिंग विद एफआरआर तो यस, वो एफआरआर में नहीं था, वो हमें अंडर 5-7 एक एप्लीकेशन होती है ओगरा ऑर्डिनेंस में, उसमें हमें वो फर्दर मिला। ठीक यस अकाउंट सर, एक और चीज थी रिगार्डिंग, अगर आपकी अदर इनकम देखें तो वो काफी सिग्निफिकेंट आ रही होती है, जो इसी अगर मैं ब्रेकअप के अंदर जाऊँ तो इसके अंदर ये तकरीबन 11 बिलियन की आई थी फॉर FY25। तो इसके अंदर आप ब्रेकअप दे सकते हैं कि मेजर कॉस्ट क्या क्या हो सकती है? एक तो मेरे ख्याल से एक HR की बेंचमार्क कॉस्टिंग होती है जो आप लोग मेरे ख्याल से बेहतर करते हैं, तो आपको वहाँ पे वो बेनिफिट मिल जाते हैं, तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आ रही होती है? इसके अंदर बेसिकली आरएनजी ट्रांसपोर्टेशन इनकम आ रही होती है जो कि एक मेजर चंक है हमारा। ठीक है, नोट आई थिंक सर 44 है, 44-45 आरएलएनजी की ट्रांसपोर्टेशन इनकम है। कौन सा आईएफआरएस? एक क्लैरिटी तो ये दे देना कि इस अदर इनकम के कंपोनेंट में कोई वो फैक्टर नहीं है कि ओगरा ने अलाउंस डिसअलाउंस किया, उसकी कोई इम्पैक्ट यहाँ इस तरह रिफ्लेक्ट नहीं होना होगा, वो तो इनकम के बिकॉज तुम जो सवाल बहुत वो पूछे हो, क्योंकि जिसको रिजीम पता है वो ये सवाल नहीं सकता कि यस अकाउंट से डिक्लेयर नहीं, वो नजर नहीं आएगा आपको, बट व्हेन यू कैलकुलेट द अदर इनकम व्हिच गोइंग टू द बॉटम लाइन, वन एलिमेंट इज देयर वेयर इज द सेविंग इन द एचआर बेंचमार्क, ठीक है, जिसको हम अकाउंट फॉर कर लें तो दैट गोस टू द बॉटम लाइन, इट इज वन ऑफ द एलिमेंट्स। उसके अलावा हमारे पास जो एलएसए मार्जिन हमें मिलता है, एक पूरा उसके 5-6 एलिमेंट्स हैं, मे बी वकास जस्ट कैन लिस्ट डाउन, नंबर ना बताओ, लेकिन अगर एरियाज लिस्ट डाउन कर लो तो मे बी। सर अगर आप HR की भी बता दें, क्योंकि अगर हम लोग देखें वो डिपेंड करता है, दैट्स लिटिल बिट, हमें फिर उसमें डिसीजन लेना होता है, उसमें हमें कोई प्रोविजंस भी रखते हैं आगे के लिए, वो डिपेंड करता है कि व्हाट ओगरा इज अलाउइंग मी। ओगरा जो बेंचमार्किंग करता है और उसके फैक्टर्स हैं सर्टेन, ठीक है, और ओगरा उस पर भी रिवर्क कर रहा है। पहले हमें ये मिलता था बेस्ड ऑन माय नेटवर्क, बेस्ड ऑन माय नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड बेस्ड ऑन गैस सप्लाईज, लेकिन वो अब उसमें बहुत सी चीजें ऑब्सोलीट हो गई, ठीक है। हमने कहा जी लाइक दिस न्यू कनेक्शन पे बैन था, हमने कहा न्यू कनेक्शन बैन है, ना कस्टमर बढ़ रहे हैं ना नेटवर्क बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम रिपीट हो रहा है, तो फिर एचआर कॉस्ट तो बढ़ेगी नहीं। तो ओगरा उसमें कुछ हमें यू नो सर्टेन अदर फैक्टर, सीपीआई का फैक्टर 50% हमें दे देता है, कहीं 100% भी दे देता है, तो वो डिपेंड करता है कि जो ओगरा मुझे दे रहा है मैं खर्च कितना कर रहा हूँ और कितना मैं प्रोविजन कर रहा हूँ। तो बट अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी है वो बिल्कुल ठीक है, प्लस एलएसए मार्जिन है, और क्या होगा मैं हम जो जी बस हम क्लोज करते हैं सर, मार्जिन का वक्त थोड़ा भी क्लोज जोर असर मिला के पढ़ के आया था, अगर शक था कि मिस हो जाएगी। We have one more raising, so if you can take the last question. Yes, please. Hamza, please unmute yourself. जी, my name is Hamza.
from Taurus Securities. Okay. थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन है ये, बट जो आप कह रहे हैं कि कैपिटल पावर प्लांट्स की डिमांड कम हुई है और इससे इम्पैक्ट आया है, वेयर एम आई सपोज्ड टू बी एबल टू सी दिस इम्पैक्ट इन द नंबर्स? देखिए वो बेसिकली मेरे कैश फ्लो पे इम्पैक्ट आया है, और प्लस वो शायद उसको आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते। मेजर इम्पैक्ट जो पहले सवाल पूछा था क्रॉस सब्सिडाइजेशन में सवाल हुआ है, जिससे क्योंकि मेरा कैश फ्लो सबसे महंगा कस्टमर था तो कैश फ्लो पे इम्पैक्ट आया है, प्लस इनडायरेक्टली मेरे यूएफटी पे भी आया है क्योंकि वो एक बल्क कस्टमर था, मिनिमल यूएफटी थी, उसको जब मैंने डाइवर्ट किया उस बिजनेस को तो वो इनडायरेक्टली यूएफटी पे उसका इम्पैक्ट आया, और कैश फ्लो पे तो मेजर इम्पैक्ट आया। Thank you very much. Thanks to all. सर आपका विजिटिंग कार्ड दे देंगे, हम आपको कस्टमर सर्विस का टॉप लाइन बस दे दें हम।